जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर सबको मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे ह्यूमैनिटीज़ बाय संदीप सर। बेटा हम लोग अभी इतिहास के पन्नों को पढ़ रहे हैं। इस इतिहास के पन्नों में हम एंशिएंट टाइम पीरियड को समझ रहे हैं, जिसमें हमने अपना फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके उपलब्ध हुआ हूँ और ये चैप्टर का नाम है बेटा वैदिक पीरियड। हम थोड़ा सा इंटरलिंक करेंगे पहले एंशिएंट टाइम पीरियड में कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद कैसे एक वैदिक एज आता है। आपने छोटी क्लासों में इसको स्कूल्स में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप सारे पार्ट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा इस इंटरलिंक टाइम पीरियड को। तो बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप महसूस कर पाओगे। फिर से हम चलेंगे टाइमलाइन की ओर। टाइमलाइन बेटा हमारे माइंड में इजीली मैप क्रिएट करता है कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं। दिस इज योर प्रेजेंट टाइम 2026। आई हैव टोल्ड कि जीरो के पहले जो कुछ भी हुआ है दैट इज कंसिडर्ड एज बिफोर कॉमन एरा, और अभी हम सब बेटा कॉमन एरा में जी रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो 2000 साल पुरानी नहीं है बेटा, वो बात कर रहे थे हम लोग जीरो से भी 2500 साल पुरानी, यानी कि आज से 4500 साल पुराना इतिहास हमने अपने लेक्चर 1 में पढ़ा। इसमें हमने एक एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था, और हमने पढ़ा था कि कैसे 2500 से 1500 के आसपास तक ये सिविलाइजेशन सस्टेन करती है। इस 1000 साल का बेटा हम इतिहास पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस 1500 से 500 तक की बात बेटा आपसे हम करेंगे। आप इस टाइम पीरियड को अभी हम लोग वैदिक एज कहते हैं। बेटा वैदिक एज हम लोग कह रहे हैं, क्या उस वक्त के रहने लोग अपने आप को वैदिक एज कहते होंगे? नहीं बेटा, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में हमें हिंदुज्म के सबसे पहले लिखे हुए टेक्स्ट मिलते हैं। ये टेक्स्ट इस टाइम पीरियड में लिखे गए थे और इनको वेदास कहते हैं। इस वजह से इस टाइम पीरियड को हम वैदिक एज कहते हैं। आप इस बात को और अच्छे से समझिए कि ये टाइम पीरियड 1500 से लेकर रफली 500 और 600 BCE का है, बिफोर कॉमन एरा। मतलब जीरो से 1500 साल पहले से लेकर जीरो के 600 साल पहले तक जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में हमें 4 वेद मिलते हैं, जिनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है। बेटा इस टाइम पीरियड को बेहतर पढ़ने के लिए इंडियन हिस्ट्री में हम इसका कैटेगराइजेशन करते हैं। कैटेगराइजेशन भी 2 टाइप में होता है। सबसे पहला पीरियड जो कि 1500 से लेकर 1000 तक का है, इस टाइम पीरियड को हम अर्ली वैदिक एज कहते हैं, यानी कि शुरुआती समय का वैदिक काल। जो सेकेंड पार्ट है टाइम पीरियड का बेटा, वो इस 1000 से शुरू होके 600 तक जाता है। मतलब जीरो के 1000 साल से लेकर जीरो के 600 साल तक, दिस इज नोन एज लेटर वैदिक एज। यानी कि जो बेटा वैदिक एज है, जो वेदों का काल है, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कैटेगराइजेशन क्यों है? ये कैटेगराइजेशन बेहतर समझने के लिए और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए है। इस कैटेगराइजेशन करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ का यूज़ किया है। मैंने आपको बताया कि 4 टोटल वेदास हैं जो लिखे गए इस टाइम पीरियड में। उसमें से एक वेद है जिसे बोलते हैं ऋग्वेदा। ये लिखा गया था सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी कि सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है, वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया। बाकी जो 3 वेद हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वैदिक एज का जनरल डिस्क्रिप्शन समझेंगे और हम समझेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या हो रहा था, सोसाइटी कैसी थी, उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, किंग्स का कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे ये सोसाइटी इंडस वैली सिविलाइजेशन से अलग तरीके की थी। बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये वेदास आए कहाँ से, किसने लिखे, कौन वो लोग थे जिन्होंने इस वेद को लिखा, बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत ध्यान समझिएगा कि ये जो वेदास हैं ये सब लिखे गए हैं आर्यंस के द्वारा। अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद होगा, हमने एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात की थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डिटेल कहानी समझाऊंगा। आप ध्यान करिए, जब मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने की बात, कि उसका कैसे पतन हुआ, उसके 4-5 जनरल जो थ्योरीज हैं उनमें से एक थ्योरी थी कि आर्यंस ने इन्वेड किया होगा इंडिया को और उसकी वजह से वहाँ के इंडस पीपल लोग भाग गए होंगे या तो उनको मार दिया गया होगा और फिर ये आर्यंस इंडिया में आ गए। हम बात करते हैं कि ये आर्यंस थे कौन और ये कहाँ से आए थे। आइए देखिए बेटा बहुत ध्यान से। बेटा आर्यंस की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। क्या आप सब इस सिंबल को रिकॉग्नाइज करते हैं बेटा? यस, ये हिंदू ट्रेडिशन का बहुत ही सेक्रेड सिंबल है, स्वास्तिक साइन बोलते हैं बेटा इसे हम, राइट। ये बेटा फ्लैग का सिंबल हुआ करता था
उस वक्त के आर्यंस के ट्राइब का। ये कौन सी ट्राइब है बेटा? आपने अगर इतिहास शायद से स्कूल में पढ़ी होंगी, एक ऐसी ट्राइब थी जिसको माना जाता है कि वो मैस्कुलिनिटी में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो उनके हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और वो बहुत पावरफुल होते थे। वो इतने पावरफुल थे बेटा कि वो जिस डायमेंशन में भी गए, जिस तरफ गए, वहाँ की लोकल ट्राइब्स को उन्होंने हराया है और हराने के बाद उस ट्राइब को कैप्चर करके उस एरिया पे रूल किया है। सब लोग अपने आप को कहीं ना कहीं आर्यंस के डिसेंडेंट कहते हैं। जैसे कि इस भारतवर्ष में भी जब सप्त सिंध राज्य चलता था तो आर्यंस रहा करते थे और हम सब अपने आप को आर्यपुत्र कहलाते हैं। बेटा इस बात को जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपका थोड़ा सा इससे मन जरूर दहलेगा, लेकिन यकीन मानना बेटा कि ये थ्योरी है। कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको नकार देते हैं, लेकिन मैं आपको अनबायस तरीके से बताऊंगा कि ये थ्योरी क्या है और ये आपकी आइडेंटिटी को भी चैलेंज करेगा। बेटा इंडिया जो आज हम देखते हैं, मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आपने इंडिया को देखा हुआ है और इंडिया में बेटा आप एक चीज़ अगर बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सेंटर में यहाँ पर बेटा विंध्यास हैं और सतपुरास हैं। ये दो रेंजेस हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैं इस बात को आपको और समझाऊंगा। और यहाँ से एक रिवर बहती है जिसे हम कहते हैं नर्मदा। ये नर्मदा रिवर एकमात्र ऐसी नदी है जो अरेबियन सी में गिरती है। मैं ज्योग्राफी क्यों समझा रहा हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो तर्क लोग देते हैं आर्यनिज्म थ्योरी के पीछे। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आप साउथ इंडिया चलिए, एक नॉर्थ और साउथ का डिवीज़न है और ज्योग्राफिकली ये डिवीज़न ये दोनों रेंजेस करती हैं बेटा। अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे, आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेंगी। मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये सब भाषाएं हम सुनते हैं। बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, क्या आप कभी भी साउथ इंडिया की किसी भाषा को सुन के समझ पाते हैं कुछ? क्या आप सच में रिलेट कर पाते हैं कि उस भाषा में जो कहा जा रहा है वो क्या है? लेकिन एक बार आप ध्यान सुनिए, अगर मैं आपको थोड़ी सी बंगाली बताऊं, हिंदी, थोड़ी सी गुजराती, थोड़ी सी अगर मैं आपको मध्य प्रदेश की भाषा सुनाऊं या मैं आपको बिहारी सुनाऊं, तो शायद पंजाबी सुनाऊं, तो आप शायद से थोड़े बहुत वर्ड रिलेट कर पाते हैं। ये बेटा लार्जली इसलिए है क्योंकि जितनी भी नॉर्थ की लैंग्वेज है उन सब की जो जननी है वो संस्कृत है। यही संस्कृत आगे जाके प्राकृत पाली में बदलेगी, यही प्राकृत पाली आगे अपभ्रंश बन के हिंदी और खड़ी बोली और जो बाकी उसके डायलेक्ट्स हैं उसमें कन्वर्ट होती है। लेकिन जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं ये सब अपना डिसेंडेंट तमिल लैंग्वेज लेती हैं। बेटा हिंदी से काफ़ी ज़्यादा पुरानी तमिल भाषा है और तमिल से पुरानी भाषा संस्कृत है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपसे? बेटा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो साउथ में रहने वाले द्रविडियंस हैं, द्रविडियंस, दे आर द रियल इंडियन पीपल, और जो नॉर्थ में रहते हैं बेटा हम सब आर्यंस के द्वारा डिवाइडेड या उनके ही ऑफ स्प्रिंग्स या उनके ही जनरेशन के लोग हैं। ये मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है कि इस तरफ जब आप ऊपर जाओगे तो आपको अफ़गानिस्तान मिलेगा। अफ़गानिस्तान के ऊपर बेटा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। अगर आप इन कंट्रीज़ को देखोगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड है जिसे हम बोलते हैं स्टेपीज़ ग्रासलैंड। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये कहती है कि इन स्टेपीज़ ग्रासलैंड्स के पास में ये आर्यन ट्राइब्स ओरिजिनली रहा करते थे। उस जगह के ट्राइब्स के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज इसलिए हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी घासें हुआ करती थी। उन घासों की वजह से जो एनिमल्स हैं और जो लोग हैं वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट और मैस्कुलिनिटी में और बहुत पावरफुल हुआ करते थे। बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि जो आर्यन ट्राइब है ये इंडिया आते हैं स्टार्टिंग में, और आर्यंस इंडिया आके इन्वेड करते हैं। उस वक्त इंडिया में 10 क्लैंस रहते थे, 10 क्लैंस रहते थे जो कि लार्जली इंडियंस थे, और एक आर्यन ट्राइब जिसके पास में बहुत ज़्यादा पावर थी। और पावर सिर्फ 2 चीज़ों की बेटा, पहली कि इनके पास थे हॉर्सेस। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने कभी घोड़े देखे हैं, आप कहोगे यस सर। नहीं बेटा, जो इंडिया में आप देखते हो वो घोड़े नहीं बेटा जो आप देखते हैं। कभी आपने शायद से नोटिस किया होगा कि एक बहुत बड़ा घोड़ा है, उसकी कदकाठी बहुत ज़्यादा है, उसकी टांगें बहुत मैस्कुलिन हैं और वो बहुत तेज़ भाग रहा है, उसके बाल लहला रहे हैं। ये बेटा आपने कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि समुद्र के पास में ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स या तो ईरान के आसपास है। घोड़े हमेशा वहीं पाए जाते थे। हमेशा घोड़ों का आयात किया है हमने मंगवाया है। हम बाहर से घोड़े देश में हमारे आते हैं। ये आज भी प्रेजेंट सिनेरियो में है बेटा, क्योंकि इसको घोड़ों को उस तरह डेवलप होने के लिए वो ग्रासलैंड का माहौल चाहिए। और आर्यंस इन हॉर्सेस को रूल करते थे। और साथ साथ में बेटा जो बहुत कॉमन आपने देखा है दैट इज चैरियट, रथ का जो कॉन्सेप्ट है ये आर्यंस लेके आए थे। ये वही आर्यंस हैं जिन्होंने इन्वेड किया
ओरिजिनली इंडियंस को ये 10 के 10 क्लैन के साथ लड़ाई हुई, इसे हम हिस्ट्री में 10 राजन वॉर कहते हैं, और 10 के 10 के क्लैंस को बेटा हरा दिया गया। इन आर्यंस ने जब 10 क्लैंस को हराया, 5 क्लैंस को उन्होंने डायरेक्टली मार दिया था। जो बची हुई 5 क्लैंस थी वो साउथवर्ड मूव करती हैं और वही आगे चल के द्रविडियंस कहलाती हैं। और जब मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इंडिया के लोग हैं, शायद आप आज चौंक गए होंगे ये चीज़ जान के, नहीं, हम एक बाहर की आई ट्राइब, और जो बची हुई ट्राइब्स थी ये 5, इनमें से 4 ट्राइब नीचे की तरफ भागे थी, और जो एक ट्राइब थी जिसे हम भरत क्लैन कहते थे, उनको दासू बना लिया था आर्यंस ने। दासू, दास, और हमारे साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस करे थे, और उनकी मिक्स ब्रीड्स बेटा आज हम लोग हैं। ग्रेविटी आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो हमारे बॉडी की हाइट वेट को भी चैलेंज करती है बेटा। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग थे, दिस इज अ थ्योरी, लेट मी क्लियर यू, ये आर्यंस इंडिया आए थे। मैं आर्यंस की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ बेटा? यही आर्यंस की ऑफिशियल लैंग्वेज बेटा संस्कृत थी, और ये वही आर्यंस थे जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदुज़म कल्चर को डेवलप किया, और ये वही आर्यंस थे जिन्होंने टेक्स्ट लिखे ऋग वेदास और बाकी के वेदास। और हम इन सबको अपने पूर्वजों को ही पूजते हैं और आर्यप्रत कहते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं कि ऋग्वेदिक टाइम पे कोई गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त सिर्फ नेचुरल फोर्सेस प्रेज की जाती थी। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद में 1028 हाइम्स मिलती हैं। इन हाइम्स में लगभग 1/4, 250 से ज़्यादा बेटा जो हाइम्स हैं वो डायरेक्टली इंद्रदेव को आती हैं। इंद्रदेव मतलब लोग समझदार थे, जो आंखों से देखते थे उसको पूजते थे। अगर क्या बारिश नहीं होती, आपने देखा क्या नदियों में पानी नहीं बह रहा है, या हवा नहीं चल रही है, या आग नहीं लगती है, या सूर्य नहीं दिखता है, सूर्यदेव, इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, ये कॉन्सेप्ट थे बेटा हमारे ऋग्वेद में। लेकिन लेटर में ये ऋग्वेद डाइल्यूट हो गया, और जब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड को, वहाँ पर हमारे गॉड्स आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये बेटा काफ़ी चीज़ें डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन इट जस्ट अ थ्योरी, और इंडियंस लार्जली इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम कैसे मान लें कि बाहर के लोग आए थे और हम वो अपने नहीं हैं, और साउथ के द्रविडियंस हैं, वो इस देश के ओरिजिनली इंडिजिनस पीपल हैं, यहीं के लोग हैं। आइए इस चैप्टर को समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा कि जो ये वेदास हैं ये संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत एक एलीट लैंग्वेज है, और ये आर्यंस के द्वारा लिखा गया है। आइए, द वैदिक एज फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, 1500 से लेकर 1000 तक की कहानी है ये अर्ली वैदिक पीरियड की, और 1500 से लेकर 600 तक की पूरी कहानी है। अगर हम सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पेज पे देखें तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि ये वैदिक एज है क्या। तो सिंपल सा बेटा जवाब है कि जो वेदास लिखे गए जिस काल में, उस टाइम पीरियड को हम वैदिक एज कहते हैं। The Vedic age stands as one of the most transformative period in the human history. Obviously, अगर हम अपनी हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं तो वेदास से ही काफ़ी चीज़ें लेगेसी में आज भी चली आ रही हैं। A 1000-year epoch that gave birth to the philosophy, linguistic and cultural bedrock of Indian civilization. Yes बेटा, संस्कृत बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट भाषा है हमारे देश की, और हम उसी से बाकी भाषाओं को ड्राइव करते हैं। आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, और ये फैक्ट है अब कि जितनी गुजराती है और हिंदी, जितनी नॉर्थ बेल्ट की भाषाएं हैं, वो सब डायरेक्टली संस्कृत से ही ड्राइव होती हैं बेटा। अब आगे देखते हैं, एमर्जिंग इन द वेक ऑफ मिस्टीरियस डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेटा यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है मिस्टीरियस। यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन ये नहीं पता हमको, आज तक की थ्योरीज मिलती हैं, उसमें से एक थ्योरी आर्यन इन्वेजन की है, और उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि एरा आता है जब इंडो आर्यंस आते हैं, हु सीक्रेट टेक्स्ट सोशल प्रैक्टिसेस शेप द सबकॉन्टिनेंट फॉर मिलेनियम। हज़ारों साल के आगे का इतिहास इसी टाइप के आने के बाद से शुरू होता है। हालांकि बेटा मोस्ट एक्सेप्टेड जो बुक्स में फैक्ट लिखा है कि ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से आए थे, हम ये नहीं मानते कि ये सेंट्रल एशिया स्टेपीज से आए थे। दैट वाज अ थ्योरी दैट आई प्रोवाइडेड टू यू। टाइम पीरियड आपको बेटा क्लियर है, 1500 से 600 के बीच में ये पूरा टाइम पीरियड चल रहा था। नेम बेटा आपको क्लियर है। ये वेदा वर्ड कहाँ से आया? इसका बेटा मतलब होता है सीक्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी वेदा का मतलब सीक्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज, ऐसा मानते हैं। अगर हम थोड़ा सा माइथोलॉजी को समझे बेटा, तो माइथोलॉजी मानती है कि जो दुनिया है उसकी उत्पत्ति, जो क्रिएटर है वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के जो मुख से निकली हुई चीज़ें हैं वही वेदों का रूप लेती हैं। और ये बात थोड़ी बहुत बेटा इस हद तक सच है, आगे हम समझेंगे कि जो वेदा हैं, ऋग्वेद कहते हैं हमेशा से थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्मृति में थे बेटा। स्मृति, और स्मृति मतलब जब कोई चीज़ बोल के आगे पास ऑन की जाती है लीनेज में, यानी कि जैसे आपको कोई नॉलेज है, आपने अपने बच्चों को बताया, उसको लिखा नहीं आपने, ये लिखा तो वैदिक एज के टाइम पे गया, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जुबान जो है वही ब्रह्म का ज्ञान वास था। और इसीलिए कहते हैं जो ब्राह्मण्स थे उस टाइम पीरियड के, अर्ली वैदिक पीरियड के, जो व्यक्ति संस्कृत भाषा को पढ़ के
उसका ज्ञान समाज को बता पाता था, जिसके अंदर ब्रह्म का वास होता था, वही ब्राह्मण कहलाते थे। यही चीज़ बेटा यहाँ पर है। तो ये स्मृतियों में थी, फिर इसको लिखा गया बाद में अर्ली वैदिक पीरियड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वेद का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज से मतलब है। द वेदास आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदू। यस, अगर मैं आपसे बताऊँ कि वर्ल्ड में सबसे पुरानी जो कोई लिटरेचर की बात है, जब कोई सबसे बड़ी चीज़ लिखी गई बेटा, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी। वो इंडिया में जितने वेदास हैं बेटा, ये लीव्स होती हैं, लीव्स को बार्क्स जो छाल होती है पेड़ों की, उनको सुखा के उस पर लिखा जाता था और इसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बेटा हम कहते थे। आप इसका डिवीजन पढ़ सकते हैं। ये रॉक एडिट से अलग है, पत्थरों पे गुदाई होने के बाद लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स में पहुंचे और सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिलती बेटा, ये मिलती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। नाइल के फेरोन्स जो होते थे, राजा होते थे, वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट जो ओल्डेस्ट चीज़ है उसमें हमारे वेदास आते हैं बेटा। इस वक्त के लोग कौन थे? तो ये इंडो आर्यंस थे, सेमी नोमेडिक पेस्टोरल्स पीपल थे, चरवाहे थे, यानी कि अपने जानवरों के चरवाने के लिए ही जाया करते थे, माइग्रेट करते थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ। देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन प्रैक्टिस बिकम द फाउंडेशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। यस, जो इनकी संस्कृति थी, जो इनका पहनावा था, वही आज हम लोग के लिए संस्कृति कल्चर का रूप ले चुका है। इसमें भी 2 एराज हैं, बताया मैंने आपको कि जो वैदिक टाइम पीरियड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली और लेटर, डिसाइडिंग अपॉन कि कौन सा लिटरेचर कब लिखा गया। ऋग्वेद पहले लिखे गए तो उन्हें हमने अर्ली वैदिक पीरियड माना बेटा यहाँ पर। तो ये 1500 से 1000 और फिर ये 1000 से 600 का टाइम पीरियड है। और इस तरीके से ये बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो रही है। आगे देखिए बेटा। यस, तो भाई थोड़ी एडिटर ने गलती कर दी, यहाँ इमेज जनरेट नहीं हुई बेटा। विल डिस्कस द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सप्त सिंध प्रदेश। ये क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? ये बात कर रहा है इस बारे में कि जो ये आर्यंस आए, या फिर हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया से माइग्रेट करके आते हैं, ये रहते कहाँ हैं? तो बेटा इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको मैं रिवर बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज इंडस रिवर। इस इंडस रिवर की या हर नदी की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे कि चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिवर है बेटा, दैट इज़ नोन एज सरस्वती रिवर। बेटा ये मिथिकल रिवर है, मीन्स अगर हम आज ज्योग्राफी देखें, आज हम मैप में देखें या आज हम विजिट करें तो हमको ये इंडस रिवर दिखती है। चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ये रिवर्स दिखती हैं बेटा। और अगर आप काउंट करेंगे, ये मेन रिवर है, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं 4, 5, 6, लेकिन एक रिवर और हुआ करती बेटा जिसको हम सरस्वती कहते थे। और ये सरस्वती रिवर बेटा रिवर मदर ऑफ ऑल द रिवर्स कहलाती थी और सबसे ज़्यादा वैदिक पीरियड में सेक्रेड रिवर यही थी। हालांकि आज ये रिवर हमको देखने को नहीं मिलती है। ये कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि राजस्थान के रीजन में बहा करती थी और ये आज इनलैंड ड्रेनेज कर रही है, यानी कि ज़मीन के नीचे से बह रही है और ये कहीं ना कहीं अरेबियन ओशन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये हमें विजिबल नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैं इस पूरे 7 पार्ट को मैं एक साथ काउंट करूं, इस रीजन को हम कहते थे सप्त सिंध प्रदेश, यानी कि सिंधु घाटी, यानी कि जो सिंधु नदी है। इंडस बेटा इंग्लिश में बोलते हैं और सिंधु हम बोलते हैं हिंदी में, और सिंधु की 7 नदियाँ, और इनफैक्ट जो ये 5 नदियाँ हैं बेटा प्राइमरली ये मिला के आज पंजाब बनाती हैं, मॉडर्न डे पंजाब। तो जो पंजाब इंडिया में है और जो इसका डबल से साइज का पंजाब पाकिस्तान में है, ये बेटा रिवर पाकिस्तान से आती है इंडस, लेकिन बाकी सब रिवर्स हमारे इंडिया से होके आती हैं। इस रीजन को हम सप्त सिंध कहा करते थे और आर्यंस स्टार्टिंग में यहीं पर रहते थे। आगे देखते हैं बेटा इस बात को और। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द अर्ली वैदिक पीपल सेटल्ड प्राइमरली इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में आता है। द फर्टाइल लैंडस्केप, फर्टाइल बेटा क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर रिवर्स होंगी वहीं पर लोग सेटलमेंट्स अपने बनाते हैं ताकि उनको ईजिली वाटर की अवेलेबिलिटी होती रहे, एग्रीकल्चर फार्मिंग हो सके। जो रिवर्स होती हैं वो फर्टाइल प्लेन्स क्रिएट करती हैं जहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है, जहाँ पर खेती बाड़ी करना आसान होता है। और ये लोग भी इस तरह से रहा करते थे। Mighty river was the cradle of their civilization. The Rigveda itself hymns of this land. Yes, जो ऋग्वेदास में बेटा हमको 1028 हाइम्स मिलते हैं, उन हाइम्स में भी इसी ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन मिलता है। बेटा बेसिकली इन हाइम्स में है क्या? इन हाइम्स में कुछ रॉयल फैमिलीज़ की कहानियाँ हैं। इन हाइम्स के अंदर हमें नेचुरल फोर्सेस को प्रेस करने की पावर दी गई है ताकि हम उनको याद कर सकें। मैं बताया आपको 1028 हाइम्स में से सबसे ज़्यादा जो हाइम्स हैं वो डेडिकेटेड इंद्रदेव को थी, यानी कि रेन को था बेटा, क्योंकि वो हमारे देश की ज्योग्राफी को डेवलप करता था। आप समझिए बारिश होना, ये सब चीज़ें नेचुरल फोर्सेस साइंटिफिकली भी इंपॉर्टेंट है और एज अ मिथिकल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सप्त सिंध लिटरेरी द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मैंने आपको रिपीट किया, appears repeatedly in the Rigveda represent the sacred geography of the early Vedic world. Yes,
अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में ये लोग सप्त सिंध इंदस के पास रहते थे। सेकेंड फेज में ये गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ आएंगे। जैसे आज के टाइम पे पूरी दुनिया में इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्ड करता है। इंडिया में 28 राज्य में बेटा सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द बिगेस्ट रिवर दैट फ्लो विद इन द इंडिया इज द गैंगेटिक रिवर। इसकी बहुत सारे सहायक नदियाँ हम बेटा ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, गंडक, कोसी, बेतवा, ये सब रिवर्स जो हैं ये गंगा को फैसिलिटेट करती हैं, और इसका ड्रेनेज पैटर्न सबसे बड़े फर्टाइल प्लेन्स बनाता है, और सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में आपको इसलिए देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ पर देखिए, दीज रिवर्स आर नॉट मेयरली वाटर सोर्सेज, दे वर वर्शिप एज गॉडेस। यस, जितनी बेटा मैंने आपको रिवर्स आज बताई हैं, इन सब रिवर्स के पुराने नाम भी हैं। जैसे कि ब्यास रिवर को हम विपाशा कहते थे, और रावी नदी, जैसे बेटा बताता हूँ आपको, भारत देश पहली बार जब झंडा फहराता है 1929 में, हम पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज दिवस की बात करेंगे, उस दिन बेटा सबसे पहली बार जब झंडा फहराया गया वो बेटा ब्यास रावी नदी के किनारे गिराया गया, जिसको पारुष्णी नदी कहा करते थे बेटा। रावी नदी को पारुष्णी नदी भी कहते हैं हम लोग। आगे देखिए आप, द सरस्वती रिवर डिस्क्राइब एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिवर इन द ऋग्वेदा इज बिलीव टू हैड ड्राइड अप। तो ऐसा मानते हैं कि ये सूख गई होगी 1900 के आसपास, पॉसिबली कंट्रीब्यूटिंग टू द ईस्टवर्ड माइग्रेशन ऑफ द वैदिक पीपल इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो ऐसा कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रिय नदी थी, जो वैदिक पीरियड की सबसे ज़्यादा बातें डिस्क्रिप्शन आती हैं, वो सूख गई होगी कहीं ना कहीं, और फिर इस वजह से इन लोगों ने वहाँ से माइग्रेशन करना स्टार्ट किया, और ये माइग्रेट करके कहाँ आते हैं बेटा, सेंट्रल नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं, दैट इज गैंगेटिक प्लेन्स। आगे देखिए बेटा, तो ये सातों रिवर्स का डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले सिंधु रिवर है, ये वेस्ट मोस्ट पॉइंट पे मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर थी वैदिक टेक्स्ट में। रावी, ब्यास, सतलुज, कॉल्ड पारुष्णी, विपाशा एंड सुदरी, दीज रिवर्स डिफाइंड एज द कोर पेस्टोरल टेरिटरी। यस, रिवर्स के पास में जो प्लेन्स थे वहाँ पर चरवाहे, बेटा मेन प्रोफेशन आज के टाइम पे हो या आज से 500 साल पहले या 5,000 साल पहले, भारत जहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, सबसे ज़्यादा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। इसीलिए इंडिया विल ऑलवेज बी अ एग्रीगेरियन सोसाइटी। हम बेटा कृषि प्रधान समाज में रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटा हमारी आबादी के 60% से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वही चीज़ हमको पहले भी देखने मिलती है। इनफैक्ट बेटा हमारे माइथोलॉजी में तो हमारे गॉड्स कृष्ण भगवान और बलदेव, आपने पढ़ा है बलदेव के बारे में, आप जानते हैं ना, वो हल चलाते थे, हम खेती बाड़ी से, ग्वाला लोग थे हम लोग। रिवर पेस्टोरल्स अर्लियर ऑल्सो। झेलम एंड चेनाब, तो वितासा, अक्षनी, द रिवर्स flowing from the heart of the Valley Peter, and here is the Saraswati, the mythical and sacred river described as the best of mothers, the best of rivers, now believed to have been dried up. Yes बेटा, सरस्वती हम लोग बचपन में सुनते थे, हमें लगता है कहीं रिवर होगी, लेकिन when we have discussed geography, we found कि जो सरस्वती है वो अब नहीं बहती। अब हम बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के सोसाइटी के बारे में, और सोसाइटी में बेटा दो चीज़ हमेशा पढ़ते हैं कि उस वक्त की महिलाओं की कंडीशन कैसी है, बच्चों की कंडीशन कैसी है, लिटरेचर कैसा है, यानी समाज कैसे विकसित होता है। अगर आज आपको कभी किसी समाज को देखना है कि कोई समाज कितना डेवलप है, आप दो चीज़ें देखिए कि वहाँ की जो डाउन टोडन सोसाइटी है उसकी स्थिति कैसी है और वुमेन्स की कंडीशन कैसी है। अगर आप किसी घर को भी देखना चाहते हैं कि वो घर कितना सक्षम है, तो आप देखिए कि उस घर के बच्चे या उस घर की महिलाएं किस तरीके से रहती हैं, उनका कितने फ्रीडम, कितने पैसे या किस तरह के पहनावा है, आप उस घर की स्थिति अच्छे से जान सकते हैं। वैसे ही बेटा सोसाइटी देखने के लिए भी आज हम बात करेंगे कि क्या वुमेन्स और मेन के बीच में इक्वालिटी थी और सोशल लाइफ स्ट्रक्चर कैसा था। तो बेटा बताना चाहता हूं आपको कि उस वक्त भी सोसाइटी जैसे आज है पैट्रियार्कल नेचर की होती थी। पैट्रियार्कल मतलब पितृ प्रधान समाज, यानी जो पिता पक्ष है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता था। जैसे आज आप इस बात को नोटिस कर सकते हो कि जब शादियां होती हैं तो लड़के लड़कियों के घर नहीं जाते, लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों के घर जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पिता पक्ष है वो ज़्यादा पावरफुल है, जो एक सोसाइटी में फैमिली को रन कर रहा है। लेकिन आज इस चीज़ को काफ़ी डाइल्यूट कर दिया गया है लेटर वैदिक पीरियड में। उस वक्त ऐसा था, लेकिन फिर भी पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के बाद भी महिलाओं की कंडीशन बिल्कुल एट पार थी मेंस की कंडीशन के। कैसे देखिए, बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलते हैं इस बात के। इगैलिटेरियन और फ्लेक्सिबल सोसाइटी थी। हम बात करेंगे अभी इस रिजिड वर्ण सिस्टम जो कि कास्ट सिस्टम था, ये लेटर वैदिक पीरियड में आया, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में इसके भी कुछ कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहां पर ये क्रिस्टलाइज नहीं था, सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, और वन पोजीशन वाज डिटरमाइंड मोर बाय मेरिट एंड फंक्शन रादर देन बाय बर्थ अलोन। इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं। आइए बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा आज कास्ट सिस्टम का। आप एक बार इस बात को ध्यान समझिए और फिर शायद से आपका जो ये कास्ट सिस्टम को लेके कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा आपको। जब हम सिविक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 16 एंड विल टॉक अबाउट रिजर्वेशन पॉलिसी। जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार की है या अम्बेडकर साहब ने जो स्टार्टिंग में बनाया था वो आज भी चल रही है। ये कैसे इस कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहती है, लेकिन आप आज पढ़ रहे हैं इसकी शुरुआत। ध्यान समझिए बेटा, जब अर्ली वैदिक पीरियड था
और लेटर वैदिक पीरियड। इसके बीच में एक थिक लाइन है। अर्ली वैदिक पीरियड में आप इस तरीके समझिए जैसे एक घर है बेटा। एक घर में अगर माता पिता हैं और बच्चे हैं तो हर एक व्यक्ति का अपना टास्क या घर का वर्क डिसाइड है और वो करना जरूरी है। जैसे कि अगर पापा घर पे रह के मान लो अगर डेली कोर्स कर रहे हैं और मम्मी बाहर अर्न कर रही है तो ये जरूरी है, हमें इसमें सोशल रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। घर के काम भी जरूरी है, बच्चों की देखरेख भी जरूरी है और बाहर कमा के पैसे लाना भी बहुत जरूरी है। तो आपस में लड़ाई नहीं होती इस चीज को लेके। अगर पापा बाहर जाके पैसे कमा के ला रहे हैं क्योंकि ये उनका पार्ट का हिस्सा है और मम्मी घर के सारे काम कर रही हैं और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तो इसका मतलब एक फैमिली अच्छे से चल रही है। लेकिन क्या होगा अगर दोनों ही बाहर कमाने जाने लगे तो शायद से आपको फिर कोई सोशल वर्कर रखना पड़ेगा और फिर आप देखते हैं कि समाज में क्राइम डेवलप होता है। अगर बच्चे पढ़ाई ना करें तो क्या होगा, जो पैसे हैं वो वेस्ट होंगे। मेरा मतलब समझाने का था कि एक सोसाइटी को भी अच्छे से रन करने के लिए आपको हर तरह के लोग चाहिए। स्टार्टिंग में क्या था बेटा, अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसे लोग जो आर्यंस की बनाई हुई है वैदिक एज की लिटरेचर्स को, आप जानते हैं वैदिक के जो टेक्स्ट हैं उन सब की भाषा संस्कृत थी और संस्कृत बेटा एक एलीट लैंग्वेज में आती थी, एलीट लैंग्वेज थी और इस वेद में सब कुछ लिखा हुआ था जो सोसाइटी को अच्छे से रन करने के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे लोग जो इस संस्कृत लैंग्वेज को समझते थे यानी कि वो एलीट्स में आ गए और वो इस वेदों को पढ़ सकते थे और पढ़ के जो आज हमें ज्ञान समझ रहे हैं वेदों के हाइम्स में लिखा है, सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन दे सकते थे। उनको हम मानते थे कि उनके अंदर ब्रह्म का ज्ञान वास करता है। जो ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट है बेटा वो यहां से आया है कि जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं वेद के, ये आप जानते हैं डिवाइन है। कुछ लोग ये मानते हैं मैथिकल में कि ये ब्रह्म जी की जुबान है, यानी ब्रह्म ने जो कहा ब्रह्मा जी ने वही आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब अगर आप खुद सोचिए कि अगर कोई एक साइंस की किताब है उसको पढ़ के सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं और जो पढ़ के समझ पा रहा है यानी कि वो सोसाइटी का सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति है। ये कोई भी हो सकता है, हर वो व्यक्ति। यहां पर आपने पढ़ा ना कि प्रोवाइडेड बोथ वी हैव डिस्कस्ड हियर वंस पोजीशन वाज डिटरमाइंड बाय मोर बाय मेरिट एंड फंक्शन देन बाय द बर्थ। तो कौन किस क्लास में पैदा हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो व्यक्ति इस काम को कर पा रहा है, सोसाइटी को गाइड कर पा रहा है, राजा को बता पा रहा है कि आपको इस तरीके से चीजें करनी है, इस तरीके से नहीं करनी है, अभी इस वक्त का क्लाइमेट ऐसा है, इस वक्त की चीजें ऐसी हैं, तो इसका मतलब वो ज्यादा क्या है, सोसाइटी में पढ़ा लिखा है। तो हर वो व्यक्ति जो वेदों को समझ पा रहा था, संस्कृत लैंग्वेज में बोल पा रहा था, उस व्यक्ति को हमने कहा कि उसके अंदर तो ब्रह्म की जुबान है एंड दोज वर कंसिडर्ड एज ब्राह्मण। कुछ लोग जो बुद्धिमान इतने नहीं थे या उनको संस्कृत में या टेक्स्ट इतने क्लियर नहीं होते थे, लेकिन वो लोग अपने बल से, अपनी भुजाओं और बाजुओं से इतने मजबूत थे कि वो उस ट्राइब की, क्लैन की रक्षा कर सकते थे, उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे हर तरह के डिजास्टर से। लेकिन किसकी गाइडेंस पे? ब्राह्मण की गाइडेंस पे, यानी कि ऐसे लोगों की गाइडेंस पे जो उनको सही तरीके से समाज को चलाने में असिस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने क्षत्रिय बोला। क्षत्रिय बोला। अब जो क्षत्रिय है वो जो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? वो वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। वेल्थ क्या थी उस वक्त? जो एनिमल्स हैं, आपके जो लाइफ स्टॉक्स यानी कि जो जानवर है, भेड़ बकरियां, इनको प्रोटेक्शन कर रहा है। अब ये चीजें और जो सरप्लस एग्रीकल्चर है, इन चीजों को प्रोटेक्शन करने का मतलब था कि हम इस चीज का ट्रेड कर पाए। ट्रेड करने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो इस चीज में काफी अच्छे हों, जिन्हें हम वैश्य कहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो ट्रेडमैन या फिर क्राफ्ट की काम करते थे या फिर कुछ कलाएं बनाते थे या उनका व्यापार करते थे और पैसे कमाते थे और इसी सोसाइटी ट्राइब के लिए पैसे अर्न करते थे। अब जब ये टास्क पूरे हो गए तो हमें ऐसे लोग भी चाहिए थे जो डेली डे टू डे लाइफ करें। डे टू डे लाइफ के जो वर्क्स हैं, टास्क है, खाना बनाने से लेकर जो घर के कोर्स हैं, जैसे आपकी मम्मी घर में काम करती हैं, दैट डजंट मीन कि दैट इज शूद्र। दैट इज शूद्र वाज अ सिस्टम। ये क्लास सिस्टम था बेटा, आप बहुत ध्यान समझिएगा। लेट अर्ली वैदिक पीरियड में ये चीजें क्लासेस का पार्ट थी, कास्ट नहीं था, इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं था, कोई बर्थ नहीं था। अब ब्राह्मण का बेटा ऐसा पैदा हुआ जो बहुत बलशाली है तो वो क्षत्रिय बन सकता था। मोबिलिटी, द मोबिलिटी एग्जिस्टेड, सोशल मोबिलिटी, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लास में होने की वजह से अपने वर्क के हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से वो किसी भी तरफ शिफ्ट कर सकता था। अगर वो संस्कृत समझ पा रहा है वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो वैश्य बन पा रहा है तो वैश्य, और अगर वो बाकी डे टू डे लाइफ में हेल्प कर रहा है, हथियार बनाना, तलवार बनाना,
जो फावड़ा है या फिर जो लोहार के काम है या फिर जितने भी आप समझते हैं, लेकिन ये मिनिमल जॉब्स नहीं है बेटा। ये चीजें लेटर वैदिक एज में ऐसी हो जाएंगी कि ये कास्ट सिस्टम क्रिस्टलाइज हो जाएगा, इसमें थिक लाइंस आ जाएंगी और फिर क्या होगा, सोसाइटी डाइल्यूट हो जाएगी और सोसाइटी का पतन होना स्टार्ट होता है। और जैसे आज भी डिक्लाइन हो रहा है। अगर ब्राह्मण्स का कोई ऐसा बच्चा है क्षत्रिय जिसके बेटे को बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन वो ब्राह्मण बनना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं सकता क्योंकि अब सोशल बैरियर आ जाएगा लेटर वैदिक एज में। प्रहलाद की कहानी सुनी है आपने क्या एकलव्य की कहानी सुनी है? यस, ये सब डिपिक्शन है। तो ये जो सोसाइटी में हम लोग सुनते हैं ये क्रिस्टलाइजेशन बाद में आया बेटा, तो पहले नहीं था। अब बाद में ये चीजें कास्ट का रूप ले लेंगी और फिर हमारे समाज की ऐसी दुर्गति होती है कि हम शूद्रों के अंदर भी ये कैटेगरी बनाते हैं, दैट इज अति शूद्र, अनटचेबल्स। और ये सब चीजों को खत्म करने के लिए ही आगे जो बाकी काम हुए और आज भी जो सोशल रिफॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन आप महसूस करिए हजारों सालों तक जो कोई चीज हमारे दिमाग में बसाई जाएगी, अगर इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हजारों साल तक कोई चीज बसाई जाएगी तो कैसे हम इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। और ये कास्ट सिस्टम हमें ब्रेक करना पड़ेगा। किसी भी कंट्री में, टोटल वर्ल्ड में बेटा 193 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और किसी भी कंट्री में कास्ट सिस्टम नहीं मिलता, क्लास सिस्टम है। अमीरी गरीबी की खाई है, ब्लैक एंड व्हाइट रेसिज्म वगैरह है, क्लासेस बटी हुई हैं। कास्ट सिस्टम इज ओनली इन द इंडिया, दैट मींस हिंदू ट्रेडिशन। और इसी वजह से हमें बहुत आगे तकलीफें होंगी। विल डिस्कस बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्रिटिशर्स एरा, वहां पर आपको समझ आएगा कि ये कास्ट सिस्टम ने कैसे हमको हमेशा पीछे घसीटा है। ओके बेटा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया था आपको, उस वक्त का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, तो कुल हुआ करता था। कुल मतलब फैमिली को हम कुल बोलते थे। फैमिली लार्जली पेट्रियार्कल होती थी, यानी प्रतिप्रधान समाज की, यानी कि पिता पक्ष की तरफ से, हेडेड बाय द फादर, जिसे गृहपति बोलते थे। सेवरल फैमिलीज मिलकर ग्राम बनाती थी। अब देखिए आज आप ग्राम शब्द कितनी जगह पे सुनते हैं, जैसे कि आपने गुरुगांव सुना होगा ना, गुरुग्राम, पहले गुरुगांव को गुरुग्राम बोलते हैं हम, है ना। ऐसे आपने ग्राम अपने आसपास एरियाज में सुना होगा। ये विलेजेस को बोलते थे। मल्टीपल विलेजेस विश या क्लैन फॉर्म करते थे। क्लैंस मिलकर जन या ट्राइब बनाते थे। इसी ट्राइब का हेड चीफ्टन या ट्राइबल में होता था। अब आते हैं बेटा वुमेन्स की कंडीशन पे। तो जो वुमेन्स की कंडीशन इस टाइम पीरियड में बेटा काफी अच्छी थी और बहुत बेहतर थी। उसके बाद से आज तक इस समाज में वुमेन्स को इतना अच्छा प्रिविलेज कभी नहीं मिला। ये वुमेन्स की कंडीशन वैदिक एज की है। इसके लिए एक पॉइंट कोट करना चाहूंगा। क्या आज आप महसूस कर सकते हैं कि कोई अगर एक, ये सोसाइटल एक्सेप्टेंस की बात है, हाँ, अगर हम थोड़ा सा अपना माइथोलॉजी को माने, आपने कहीं ना कहीं पांडवास के बारे में सुना होगा। कभी सुना है आपने महाभारत के बारे में बेटा, पांडवास के बारे में? आप जानते हैं महाभारत युद्ध क्यों हुआ, और उसमें जो सबसे मेन था कारण वो द्रौपदी का चीरहरण था। आपने अगर कभी सुना होगा, द्रौपदी जो कि पांडवों की वाइफ थी। मैं सिर्फ उस वक्त की सोशल मोबिलिटी की बात कर रहा हूँ। आप इमेजिन करके देखिए, हमारे देश में आज़ादी से पहले तक, या हम कहें हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955 के पहले तक, हर एक हिंदू को भी मल्टीपल मैरिजेस करने की इजाज़त थी। 8 से 10, 7-8 वाइफ्स थी, कोई लिमिट नहीं थी। जैसे कि इस्लाम में तो 4 की लिमिट है, लेकिन हिंदू ट्रेडिशन में था। और ये चीज़ वुमेन की कंडीशन को और डिमीन करती है। आप महसूस कर रहे हैं, वुमेन को एज अ ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्ट ट्रीट करते थे। हम बात करेंगे 18th सेंचुरी के आसपास सती प्रथा जैसी चीज़ों की, और आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे हम महिलाओं को रख रहे थे, कितनी दुर्गति हो गई थी। पढ़ने लिखने से रोकना, हर चीज़ करना। धीरे धीरे चीज़ें 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में आके सही हुई हैं। 1900 के बाद सही हुई है बेटा। और आज भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, हर क्लास में, हर स्कूल में, हर जॉब प्रोफेशन में, और ऐसी दुर्गति है। मैं बात कर रहा हूं उस वक्त के समाज की, जब एक महिला 5 मेल्स के साथ में मैरिज कर सकती है, और ये चीज सोसाइटल एक्सेप्टेंस में है। कितना फोर साइटेड सोसाइटी रही होगी। आज ये चीज डेवलप कर पाना अपने सोसाइटी में बहुत लगभग नामुमकिन है। और ये चीज आप महसूस करिए कि हमारे जो माइथोलॉजी है, मिथ है, उसको दिखा रही है कि वुमेन्स कंडीशन कितनी ज़्यादा पावरफुल थी। या यज्ञ करना, या फिर रिचुअल्स में रहना, और हर एक तरह के पूजा पाठ में बैठना, ये सब कल्चर हमारी सोसाइटी में था एक टाइम पे। और ये चीज़ डाइल्यूट होती गई और फिर लास्ट में इनका पतन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे कि इंजॉय राइट्स फ्रीडम दैट वुड डिमिनिश सिग्निफिकेंटली इन लेटर पीरियड। यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत सारे राइट्स थे, प्रिविलेजेस थी, फ्रीडम थी महिलाओं के पास में, और लेटर वैदिक पीरियड में ये सब खत्म हो जाएगा। दे कुड अटेंड असेंबलीज, यस, सभा समिति जो हमने पढ़ा बेटा, उसमें बैठने का अधिकार था महिलाओं को। आज आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, उसमें कितनी वुमेन्स को मिनिस्ट्रीज होल्ड करती हैं, और पार्लियामेंट में कैसे रहते हैं। A remarkable fact given that the patriarchal nature of most ancient societies, yes, patriarchal nature था, फिर भी वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे कि आप 3 के बारे में पढ़ सकते हैं, तो गार्गी, अपाला और घोषा के बारे में
गार्गी का बेटा नाम आता है जो याज्ञवल्क्य थे उनके साथ में पब्लिक डिबेट में। पब्लिक डिबेट क्या बेटा? ये शास्त्रार्थ है। हमें ऋग्वेद के अंदर ये बात मिलती है कि फिलोसफिकल वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है फिलोसफीज में, उसमें भी है। मतलब जैसे सोसाइटी की जो चीजें होती हैं, शास्त्रार्थ मतलब उस वक्त के जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उसके ऊपर डिबेट करते हुए हमें मिलती हैं गार्गी जी। इसके बाद में याज्ञवल्क्य के साथ में ये उपनिषदों में लिखा हुआ है। अपाला के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि इन्होंने हाइम्स कंपोज किए थे। घोषा ने भी ऋग्वेद में कुछ 10वें मंडल में हाइम्स को क्या किया बेटा? कोट किया है या लिखा है। और ये दिखाता है कि उस वक्त की सोसाइटी में जो महिलाएं थी वो एजुकेशन रिसीव कर सकती थी, वो फ्रीली मूव कर सकती थी, एंड दे हैव लॉट ऑफ राइट्स दैट वर प्रेजेंट। लेटर वैदिक पीरियड में बेटा सब चीजें खत्म हो जाएंगी। विल डिस्कस दिस। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर मैं संदीप कुशवाहा आपके सामने वैदिक एज के सेकेंड पार्ट को लेके हाजिर हुआ हूँ। हम सब बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से कवर किया था। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था बेटा आपके साथ में द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड क्या है बेटा? एक ऐसा टाइम पीरियड भारत इतिहास का जब वेद लिखे गए थे। हमें हिंदू ट्रेडिशन के सबसे पुराने टेक्स्ट मिलते हैं। ये टेक्स्ट 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसमें से एक वेद ऐसा है जो वैदिक काल के शुरुआती समय में मिला। हमने कल बेसिक चीज बेटा आपसे डिस्कस की थी, थोड़ा सा एक बार उसको रिफ्रेश करते हैं। जस्ट अ वेट। तो आप देख सकते हो बेटा कि जो वैदिक एज हम पढ़ रहे हैं ये 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक था। इसके 2 पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। पहला बेटा अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ये हमने डिवीजन कैसे किया? ये हमने इस डिवीजन बेसिस पे किया कि जो वेद लिखा गया था सबसे पहले ऋग्वेद, ये अर्ली वैदिक पीरियड को डिफाइन करता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिलती हैं जैसे सोसाइटी मिलती है, वुमेन्स की कंडीशन मिलती है, जैसे राजा का बिहेवियर होता है, सभा समिति के बारे में होती हैं चीज़ें, जैसे रिलीजन होता है इस वक्त का, नेचुरल फोर्सेस को फेस करने का, ये सब कॉन्सेप्ट अलग दिए गए हैं। लेकिन फिर हम एक शिफ्ट देखते हैं सोसाइटी में जो कि हमें बाकी टेक्स्ट से देखने मिलता है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के और फीचर, उस वक्त सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था और बाकी चीजें। देखिए बेटा, कल हम लोगों ने ये जनरल इंट्रोडक्शन किया था। देन वी हैव डिस्कस कि इसको वैदिक एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेद लिखे गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वेद किसने लिखे, तो हम मानते हैं कि जो आर्यंस आए थे या फिर नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट हुआ था जिनका गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ, ये आर्यंस ने ही ये वेद लिखे हैं। ये वेद संस्कृत भाषा में है जो कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ये बेटा हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि 2 एराज थे और हमने ये डिस्कस किया था कि ये कहाँ पर रहते थे, इनका मेन लैंड एरिया क्या था, तो सप्त सिंध था। और हमने ये इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या पढ़ा था। मेक श्योर कि आप इसके नोट्स जो बनाइए और इसको याद करिएगा। आगे चलते हैं बेटा। यस, टुडे विल डिस्कस द फर्स्ट ऑफ द वेदा दैट वाज रिटन। यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बेटा। ये चीज़ दिखाती है कि इंडिया का ट्रेडिशन कितना स्ट्रांग था। वो एक ऐसी चीज़ जो ओरली हजारों सालों तक चल रही थी, इसको हम डिवाइन रूप देते हैं। दैट इज नन अदर देन ऋग्वेदा। बेटा ऋग्वेद जो है ये एक तरीके से, आप जैसे यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे हैं बेटा, दिस इज नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है बेटा? एक कहते हैं हिमालय के आसपास उत्तराखंड के रीजन में एक पेड़ मिलता है, उस पेड़ की जो छाल बार्क होती है उसको सुखा के उस पर लिखा जाता था। ये पहली अर्ली सिविलाइजेशन है जहाँ पर हम इस चीज़ को देख पा रहे थे। इससे पहले जितनी भी सिविलाइजेशन मिली हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली के टाइम पे भी सिर्फ रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, सील्स पे या फिर हार्ड कॉपर प्लेट्स पे कुछ गुदाई होती है। लेकिन हमें इस टाइप के मैन्युस्क्रिप्ट्स बाद में देखने मिलते हैं। इनमें ऐसे बाइंडिंग होती है एक के बाद एक, और इस तरह के हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स में चीज़ लिखते थे। ये ऋग्वेद ओल्डेस्ट नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड का, कंपोज बिटवीन 1500 BCE to 1200। तो यानी कि आज से लगभग 3500 साल पहले इसको लिखा गया और ये आज भी प्रिजर्व्ड है बेटा। इट इज मोन्यूमेंटल कलेक्शन ऑफ द 128 हाइम्स। दिस इज द फैक्ट दैट यू हैव टू लर्न। इसमें बेटा 1028 हाइम्स है। हाइम्स मतलब मंत्रों के उच्चारण है एक तरीके से, जिनको हम सुक्तास कहते हैं। ऑर्गेनाइज इनटू 10 बुक्स नोन एज मंडल्स। तो ये मंडल्स में डिवाइडेड है। These hymns were composed by various priestly families and passed down through an unbreakable oral tradition for thousands of years for being committed to written।
यानी कि जो प्रीस्टली क्लास है, ब्राह्मण, जो हम जैसे अपने अभी हम वेद में पढ़ेंगे आगे कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम, वहाँ बात करेंगे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। बेटा आप कंफ्यूज मत करिएगा, जो आज जैसे ब्राह्मण हम जिन्हें कहते हैं, बात वहाँ पर इस चीज़ की नहीं हो रही है। अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों के काम करने के हिसाब से, विल डिस्कस दिस थिंग कि कास्ट पहले क्लासेस थी, कास्ट नहीं थी। ये क्रिस्टलाइजेशन लेटर वैदिक पीरियड में आया कि जो क्लासेस हैं वो कास्ट में बेटा कन्वर्ट हो गए। हम बात करेंगे इस चीज के बारे में कि कौन ब्राह्मण हुआ करते थे और कैसे ये चीज लिखी गई है। तो ये ओरली ट्रेडिशन के थ्रू पास होती थी और लास्ट में इसको हमने लिख लिया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिशन ऑफ वैदिक मेमोराइजेशन टेक्निक। यस, आपको सोचिए अगर 1028 हाइम्स है और ये केवल ओरली ट्रांसमिट की जा रही है जनरेशन टू जनरेशन, इसका मतलब इंडिया का जो मेमोराइजेशन पावर है वो कितना ज्यादा था। द ऋग्वेदा इज क्लासिफाइड एज श्रुति। श्रुति मतलब जो चीज स्मरण में है और आगे चल रही है। That which is heard, meaning it is considered divinely revealed rather than humanly authored. Its content ranges from prayer. इसमें है क्या बेटा? इसमें प्रेयर्स हैं नेचर डेटीज को लेके। आगे हम बात करेंगे जब रिलीजियस पार्ट की, इंडस वैली वैदिक एज के जो रिलीजियस पार्ट है उसमें हम देखेंगे कौन कौन से नेचर गॉड्स आते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्राइबल बैटल, इसमें 10 राजन वॉर जैसी फेमस बैटल्स को दिखाया गया है। साथ साथ में फिलोसफिकल स्पेकुलेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना, अर्ली सोशल कोड्स क्या थे, कैसे वैदिक लाइफ में ये सब चीजें देखने मिलती हैं। यानी कि जो अर्ली वैदिक लाइफ की गवर्निंग सिस्टम है, यानी सभा समिति का मिलता है हमको। तो जो आज अभी हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं ये सब कुछ डायरेक्टली बेटा आप ऋग्वेद से पढ़ रहे हैं, यानी ऋग्वेद में सब चीजें लिखी गई हैं। आगे देखिए आप, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका है। 128 हाइम्स हैं, 10 मंडल्स हैं, सबसे पुराने इसमें 2 से 7 तक हैं, 1 and 8 to 10 आर द डाइवर्स फिलोसफिकल मटेरियल। ओरल ट्रेडिशन आप समझ चुके हैं, श्रुति था, ये वही कंटिन्यू हुआ। कंटेंट की बात करें तो बेटा इसमें नेचर ऑफ गॉड, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटर ट्राइबल वॉरफेयर जैसे कि 10 किंग वॉर, रिचुअल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसमें, फिलोसफिकल इंक्वायरीज हैं एंड नेचर के एग्जिस्टेंस की बात की गई है। बेसिकली मतलब इसमें जो हाइम्स हैं वो नेचर को डिवोटेड है, राजन प्लान्स के और उस वक्त के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दिखाती हैं कि किस तरीके से सोसाइटी थी। आगे बात करते हैं बेटा, तो अब आज हम बात करेंगे कि जो ये वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड है, उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन, कामकाज कैसे होता था, जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज थी ये किस तरीके से रहती थी, और बाकी फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले बेटा बताना चाहूंगा कि जन यानी ट्राइब हुआ करते थे। जन ट्राइब का मतलब बेसिकली बेटा, जैसे आज मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मेरे घर में मेरी फैमिली है, तो हमारा एक परिवार है। परिवार के जो मुखिया हैं वो पिताजी होते हैं आमतौर पर। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा एक मोहल्ला है या एक गांव है, तो लोगों के घर, परिवार मिल के घर गांव बनाते हैं। गांव से बहुत सारे गांव मिलके एक जनपद या जन बनाते हैं। ये सेम जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं, फिर यही सिटी में कन्वर्ट होता है, यही सिटी मिलके डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं, डिस्ट्रिक्ट आपस में स्टेट्स फॉर्म करते हैं और स्टेट इस पूरे देश को बनाते हैं। सिमिलरली ऐसे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जन जो ट्राइब हुआ करते थे, ये बेसिकली बेटा जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, उस इंडिविजुअल घर का मुखिया गृहपति कहलाता था। गृहपति मतलब वो व्यक्ति जो घर को देख रहा है, आमतौर पर ये बड़े बुजुर्ग या पिता हुआ करते थे। फिर इसके बाद में ये सब मिलके हम फॉर्म करते थे विश, यानी कि क्लैन फॉर्म करते थे। इससे पहले ग्राम होते थे। ग्राम मतलब हर घर ऐसे मिलके ग्राम बनाएंगे और ग्राम आपस में, ये ग्राम शब्द देखिए वैदिक कैसे चला रहा है, और ये ग्राम आपस में मिलके क्लैंस फॉर्म करेंगे जिन्हें हम विश कहते हैं। ऐसे बहुत सारे विश को मिला के हम ट्राइब का रूप देते थे। मतलब ट्राइब में बहुत सारे छोटे छोटे ग्राम आते थे और ग्राम के अंदर में हर एक आपके गृहपति आते थे और गृहपति के अंदर हम सब परिवार के लोग होते थे, फैमिली के। तो ये फंडामेंटल पॉलिटिकल यूनिट थी। जैसे अगर आपसे आज कोई बात करेगा कि फंडामेंटल यूनिट क्या है पॉलिटिकल की, तो पूरे देश की देखिए आप एक सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट। फिर हर राज्य की अपनी एक सरकार है। भारत देश में 28 राज्यों की। हर राज्य के अंदर आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिलती है। शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटी और गाँव के लिए पंचायती सिस्टम। अगर आप पंचायत के अंदर जाएंगे तो हर पंचायत के अंदर आपको ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम न्यायालय मिलेगा। लेकिन उससे पहले जिला परिषद, आपने अगर ये पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ा है तो सबसे फंडामेंटल जो यूनिट है आज वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाती है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वैसे यहाँ पर हम ट्राइब बोलते थे, जिससे जना बोलते थे। तो जना अ लार्ज ट्राइबल ग्रुपिंग बाउंडेड बाय अ किंगशिप। तो यानी कि एक राजा के नेतृत्व में ये सब लोग होते थे। बेटा आप आइडेंटिफाई करना, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त के लोग राजा राजन कहलाते थे। और ये राजन राजा वैसे नहीं होते थे जैसे आज राजा या लेटर वैदिक पीरियड में होंगे। ये हमें डिफरेंस समझना है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा हुआ करते थे वो चीफ्टन थे, अपने ट्राइब के सरदार हुआ करते थे। उनकी जिम्मेदारी देश के जो उनके राज्य के अंदर जानवर, इंसान, प्रॉपर्टी, उसकी रक्षा करना था।
कहीं पर ये नहीं था कि आपको टेरिटरी गेन करने के लिए युद्ध या आक्रमण करने हैं। कभी भी ये नहीं था कि राजा अपने लोगों से काम लेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे सभा समिति ऐसी चीजों में क्या होता था कि जो राजा के डिसीजंस होते थे उससे भी ओवरटेक करती थी सोसाइटी। और ये कितना अच्छा सिस्टम था जहां पर जो सोसाइटी है जैसा वो चाह रही है वैसा कर सकती है। आज के प्रेजेंट टाइम में ऐसा है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। आगे देखिए, आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से ये आइडेंटिफाइड देमसेल्फ बाय द जना नॉट बाय द लैंड और द इनहेबिटेड। यानी कि हर व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होती थी वो उसके जन से होती थी, ना कि वो किस जमीन पर रह रहा है या क्या क्या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हर टाइप का एक चीफ होता था, चीफटेन, जिसे हम राजन बोलते थे। अ किंग और चीफ चूजन प्राइमरली फॉर हिज ब्रेवरी। यस, तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम राजा बना देते थे, राजा के बेटे ही राजा बन रहे हैं, यानी कि जो क्षत्रिय हैं वही केवल क्षत्रिय बनेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यहाँ पर था कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जो सच में मार्शल प्रोज यानी जिसके अंदर खूब काबिलियत होगी लड़ने की, लोगों को प्रोटेक्शन देने की, उसको राजा बनाते थे। एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द ट्राइब, कैटल एंड द पीपल। हिज अथॉरिटी वाज नॉट एब्सोल्यूट। यस, एब्सोल्यूट का मतलब संपूर्ण ताकत इनके पास में नहीं होती थी। अगर इनके कोई डिसीजन ऐसे होते थे जो सोसाइटी को सही नहीं लग रहे तो सोसाइटी मिलकर उसको चेंज करने की पावर रखती थी। अब ये पावर कैसे आती थी? ये आती थी दो पॉलिटिकल एसोसिएशन से। बेटा इस बात को समझाने के लिए मैं आज आपको ग्राम पंचायत थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर आप गांव में ग्राम पंचायत को समझते हैं तो उसके दो बॉडीज होते हैं, एक ग्राम सभा और एक खुद ग्राम पंचायत, और तीसरी बॉडी बेटा जो है ग्राम न्यायालय होती है। ये बेटा ग्राम सभा जो है ये लेजिस्लेचर की तरह काम करती है, ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती है, ग्राम न्यायालय जुडिशरी का पार्ट है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा ग्रुप जहां पर सभी लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे गांव में जो होता है, पंचायत बैठती है तो 4-5 गांव के सारे मेंबर जो 18 साल के ऊपर के हैं वो सभा में हिस्सा लेते हैं। और देखिए ये सभा जो वर्ड हम आज डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ये हमारे वैदिक एज से ही आ रहा है। तो सभा एक ऐसा ग्रुप होता था जहां पर जो उस सोसाइटी के, उस टाइप के सबसे बड़े लोग, जो सबसे बड़े समझदार लोग होते थे, वो राजा को असिस्ट करते थे। देखिए यहाँ पर द राजन पावर वाज चेक्ड बाय द टू इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज, दैट इज सभा, अ स्मॉलर काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो जिनके पास प्रॉपर्टी, लैंड या जो ज्यादा अमीर हुआ करते थे वो इसका पार्ट होते थे। वहीं पर समिति क्या है? एक लार्जर जनरल बॉडी है, असेंबली है टाइप की, यानी कि सारे व्यक्ति जो बड़े हैं वो इसका हिस्सा होंगे। मेरा मतलब क्या है? सभा में सिर्फ जैसे आज सरपंच या मुखिया जो होते हैं वो 5 ही होते हैं जो इसको लीड करते हैं, लेकिन जो समिति है उसमें क्या आता है? पूरे जितने लोग उस ट्राइब के अंदर रहते हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं। यानी समिति एक लार्जर बॉडी है, यानी कि लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही है, और जो सभा है वो एग्जीक्यूटिव पार्ट है जिसमें कुछ लोग मिलकर आखिरी निर्णय या आखिरी फैसले लेते हैं। इस वक्त क्या आर्मी हुआ करती थी? नहीं बेटा। देखो इस वक्त लोग अपने अपने पार्ट करते थे। जैसे कोई व्यक्ति लोहार है, कोई अगर मान लो सफाई का काम कर रहा है, कोई खाना का काम करता है, कोई हथियार अस्त्र शस्त्र देख रहा है, या फिर कोई गाय भैंस वगैरह पाल रहे हैं लोग ना, ग्वालाज है, तो ये लोग सब अपने अपने काम किया करते थे। लेकिन कभी भी कोई खतरा आता था टाइप पे तो सारे लोग जितने ताकतवर लोग हैं वो आपस में मिलके क्या करते थे? युद्ध करने के लिए राजी होते थे। इसका मतलब क्या? कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जैसे आज हम देखेंगे तो इंडिया में ऐसा तो नहीं है। इंडिया में प्रॉपर ट्रेंड आर्मी है जो कि केवल युद्ध करने के लिए बनाई गई है। जैसे आप सब समझते हैं कि हमारे पास आज लगभग 13 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स हैं बेटा। तो हमारे देश की करंटली 16 लाख से ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी है, और बाकी काफ़ी शायद रिजर्व फोर्सेज हमारे पास में है ही। लेकिन उस वक्त में कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, यानी कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। जब कभी कोई दिक्कत होती थी तो ये पूरे जो टाइप के लोग हैं, जो एबल्ड पर्सन है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो दिस इज वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली एट दैट टाइम। बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के इकोनॉमी के बारे में कि उस वक्त के लोगों के पास में क्या क्या जॉब्स करते थे, या फिर उनका लाइवलीहुड, जीवन यापन कैसे होता था, पैसे कैसे कमाते थे। तो बेटा उस वक्त की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज काम। काफी इंटरेस्टिंग बात है, अगर अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि जब उनकी शादियां हुई, जैसे आज हमारे समाज में एक बहुत ही कुरीति है, डाउरी सिस्टम है, एंड इसके पीछे क्या सोशल फैक्टर है हम बताएंगे, एंड इसके पीछे कैसे मेनली वुमेन्स आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, है ना। ये चीज़ काफ़ी हजम नहीं होती बच्चों को, लेकिन सोसाइटी में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है और काफ़ी डिस्प्यूटेड पॉइंट है, ये वुमेन्स की वजह से। जो महिलाएं हैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन एक महिला है ना, ये आदमी नहीं है। ये आप जब सोसाइटी पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको कि ये डाउरी सिस्टम है, ये वुमेन्स की वजह से कंटिन्यूएशन है। मेल्स आर नॉट डिमांडिंग फॉर द डाउरी। आप एक बार ऑप्शन देखिए, अगर आपके घर में भाई है और जब उसकी शादी की बात होगी तो अगर पापा एक बार को कह सकते हैं कि हाँ हम डाउरी नहीं लेंगे, लेकिन मम्मी विल कम फर्स्ट ना, कि हमने दिया था तो ऐसे कैसे, हम क्यों नहीं लेंगे।
तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है बेटा सोसाइटी में। जबकि 1961 है ना, 1961 का है ना डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है तब से कि डाउरी नहीं ली जाएगी। लेकिन ये चीज़ें है ना जब लोग देते हैं एज अ गिफ्ट बताते हैं और फिर जब केसेस होते हैं बेटा तब डाउरी सिस्टम आता है। आज ये चीज़ होती हैं जब आपके दादाओं की शादी होगी, आप पूछना उनसे, तो पहले लोग पैसे वाला नहीं डिमांड करते थे। लोग पहले ये देखते थे कि उनके घर में कितने जानवर, लाइव स्टॉक्स कितने हैं, है ना, गाय भैंस या खेती बाड़ी ऐसे आजकल लोग देखते हैं या जॉब्स देखते हैं। पहले लोग एंशिएंट टाइम में जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर था वो काऊ था। काऊ को वेद में गोपा कहा गया है। और ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा अमीर होते थे उन्हें हम अमीर या अल्ट्रा रिच कहते थे, उन्हें हम गोमत कहते थे। गोमत मतलब ऐसे लोग जिनके बहुत सारी गाय हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, अमीर लोग हैं। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर द अर्ली वैदिक इकोनॉमी वाज ओवरवेल्ड बाय पेस्टोरल। यस, आप खुद सोचिए, सप्त सिंध जैसे रीजन है, बहुत सारी फर्टाइल नदियां हैं। इन नदियों की वजह से जो आसपास की जमीन है बहुत फर्टाइल है। उन फर्टाइल जमीन पे बहुत सारा सरप्लस एग्रीकल्चर होता था। तो भारत देश आज हो या आज से 2000 साल पहले, हमेशा ये देश एग्रीगेरियन सोसाइटी रहा है, यानी कृषि प्रधान समाज रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 60% से ज्यादा लोग कैसे हैं, ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है बेटा। तो ऐसे ही वहां पर भी था। तो जो कैटल्स वर नॉट मेयरली लाइव स्टॉक, दे वर द प्राइमरी मेजर ऑफ वेल्थ। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो जानवर वगैरह हैं वो सिर्फ उनके पालने के लिए या रखने के लिए लाइव स्टॉक्स बन जाते हैं, वो उनकी वेल्थ का मेजरमेंट करते हैं। द मोटिव फॉर वॉरफेयर एंड द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द रिलीजियस सेक्रीफाइस, क्योंकि इसके दो पॉइंट थे, एक तो वॉर में आप यूज कर सकते हो इन एनिमल्स को, दूसरा ये रिलीजियस सेक्रीफाइसेस के भी काम आते हैं। यस, हिंदू ट्रेडिशन में सेक्रीफाइसेस एक्सट्रीम लेवल का था और लेटर वैदिक एज में बहुत ज्यादा हो गया था। लेटर वैदिक एज में हम पढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में, वाजपेयी और राजसी योग के बारे में। इन यज्ञ में जो सेक्रीफाइसेस थे बेटा, आप बिलीव नहीं कर सकते, इसकी वजह से ही जो सबसे मेन कॉज है द राइज ऑफ बुद्धिज्म विद इन द हिंदू ट्रेडिशन। एक नया धर्म आता है या नया एक आइडियोलॉजी के लोग आते हैं बुद्धिज्म, और कैसे बुद्धिज्म फ्लरिश करता है और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि लोग इन सेक्रीफाइसेस से परेशान थे। तो एनिमल सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा था हिंदू ट्रेडिशन में एंशिएंट टाइम पीरियड में। अब ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्जिस्टेड बट सेकेंडरी ऑफ द हर्डिंग। यस, जानवर को पालना पहला था और एग्रीकल्चर वाज द सेकंड प्राइमरी जॉब। द प्राइमरी क्रॉप्स जो उस वक्त होती थी बार्ले, कल्टिवेटेड यूजिंग सिंपल वुडन एंड स्टोन टूल्स। अगर हम बात करें माइथोलॉजी की तो आपने ऐसे कृष्ण के जो भाई हैं बलदेव, बलराम या बलदेव जिन्हें कहते हैं, तो उनके पास भी क्या था बेटा, जिनका मेन फावड़ा या हल ही होता था, क्योंकि लोग किसान ही थे उस वक्त में लार्जली। ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, म्यूचुअल नीड्स के हिसाब से ट्रेड होता था। कोई करेंसी नहीं थी, करेंसी के तौर पे केवल गाय थी, है ना, कि अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खरीदना है तो एक गाय दे दी, यानी बहुत बड़ा अमाउंट चला गया ना, जैसे जमीन आपने बेच दी आज के टाइम पे। तो उस वक्त बार्टर सिस्टम कॉमन था। बार्टर सिस्टम मतलब कि अगर आपको है ना गेहूं चाहिए और किसी को है ना तरबूज चाहिए तो आपने तरबूज दे दिया, गेहूं ले लिया, उसने आपको तरबूज दे दिया। दैट इज व्हाट बार्टर सिस्टम। There were no metallic coins, goods or were the exchange directly. The cow itself sometimes used as a unit of the functional values. ठीक है बेटा? So here you can read कि कौन कौन सा agriculture produce थे, cattles as a wealth and barter trade system. Okay, we'll move to the next topic. Let's see. And the next topic that is the religious part. Yes, उस वक्त का religion क्या था? तो क्या ये कहना सच है कि हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, हिंदुज्म ट्रेडिशन तो बाद में आएगा। उस वक्त का लोगों का धर्म सिर्फ और सिर्फ नेचर एलिमेंट्स थे। लोग पूजा करते थे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई भी जो आज गॉड्स या डेटीज हमारे हैं, इन सब के कॉन्सेप्ट नहीं आते। दे वर यूज्ड टू प्रेज नेचर एलिमेंट्स, जैसे कि इंद्र देव को वो पूजते थे, अग्नि देव को पूजते थे, वायु देव को, और यज्ञ करते थे अपनी और भी चीजें, जैसे सूर्य देव को पूजते थे। जितने भी नेचुरल फैक्टर है ना, वरुण देव, अग्निदेव और इंद्रदेव, इनके बारे में बेटा समझते थोड़ा सा। उससे पहले बात करना चाहूंगा आपसे ये यज्ञ के बारे में, द सीक्रेट रिचुअल। आज भी आपने देखा है हमारे यहाँ पर शादी हो या कोई हवन होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग वो फायर अल्टार्स बनाते हैं और उसमें सब कुछ आहुति देते हैं। माना यह जाता है कि अगर आप आग में कुछ भी डाल रहे हो और हर चीज ये 5 एलिमेंट से बनी है, जैसे ही आप आग में आहुति देते हो तो वो चीज जल के खत्म हो जाती है और उसकी एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो जाती है। तो अगर हम कॉस्मिक एनर्जी फिजिक्स ही माने तो यस, वो एनर्जी है जो कुछ भी है। मान लो आपने कुछ एक डाला, गुड़ डाला, तो उसकी जो एनर्जी है वो अब सराउंडिंग में आ जाएगी जलने के बाद में। तो जिसको जो चीज पहुंचनी है वो वहां तक पहुंच जाएगी, यानी जो आपकी वो कॉस्मिक एनर्जी वो कहेंगे ट्रैवल करेगी।
तो ऐसे कॉन्सेप्ट से बेटा इस टाइम पे कि हम यज्ञ करेंगे और उसमें अगर हम दूध घी वगैरह डालेंगे, बार्ले डालेंगे, या समटाइम्स एनिमल्स वर आल्सो द गुड्स, दीज रिचुअल्स वर परफॉर्म टू सिक्योर, इससे क्या आएगा, हेल्थ, कैटल्स अच्छी रहेंगी, बच्चे अच्छे होंगे और विक्ट्री इन द बैटल। आज भी वही हम लोग यज्ञ करवाते हैं, घर में सुख शांति रहेगी, खूब सारा पैसा आएगा, बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएंगे, नया घर बनवाया तो यज्ञ करवा दिया, ये सब चीजें आज भी कॉमन नहीं है। और यही इस वक्त का बेटा कहीं ना कहीं ट्रेडिशन जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हिंदू ट्रेडिशन का, ये आता है। यस, वरुण देव की बात करते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि जो अर्थ पे ओवर हीटिंग होती है और जिसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब रिलीज होता है, तो उसको ये एयर पूरे अर्थ में सर्कुलेट करती है। तो जो वायुदेव है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, अर्थ को रेगुलेट करने का काम करते हैं। साथ साथ में अग्नि, गॉड ऑफ फायर, एंड द इंद्र, यस, सबसे ज्यादा हाइम्स जो डिवोटेड है किसी डेटी के लिए, दैट इज द इंद्र गॉड। आपको सोचिए उस वक्त जब बारिश होती होगी, लोगों का घर अगर उस तरह से नहीं थे तो कैसे वो अपने आप को सेफ गार्ड करते होंगे, कभी बहुत बारिश होती होगी, तो बेचारे इस वजह से ये वर्शिप करते थे और गॉड ऑफ थंडर एंड वॉर कहलाते थे। कौन? इंद्रदेव। आपने कहानियों में देखा है इंद्रदेव के बारे में, और इसी वजह से काफी प्रेज किया जाता है। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पेज, दैट इज द लेगेसी एंड ट्रेडिशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो बेटा अर्ली वैदिक पीरियड कुछ और नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेटर वैदिक पीरियड के बीच का एक ट्रांजिशन फेज था। इस चीज का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है आज की सोसाइटी में, तो सबसे पहली चीज इस टाइम पे हमको मिला संस्कृत लैंग्वेज का अपग्रेडेशन, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में हर चीज लिखी गई, तो यानी कि ये चीज आज भी चल रही है। यहाँ लिखा हुआ है वैदिक संस्कृत ऑफ द ऋग्वेदा इज द एंसेस्टर्स ऑफ क्लासिक संस्कृत एंड प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड ऑल सब्सिक्वेंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आज भाषाएं हम इंडिया में बोलते हैं, लार्जली नॉर्थ इंडिया में, वो संस्कृत ट्रेडिशन से ही आई है। फिलोसफिकल फाउंडेशन करती हैं ये वैदिक एज, रिचुअल ट्रेडिशंस को बताती हैं, डेमोक्रेटिक आइडियाज की बात करती हैं, सभा एंड समिति ऐसी चीजें जो कि आज भी प्रिवलेंट है। आज भी हम कहें अगर हमने जो लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद बना रखा है, ये सब कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल पार्ट से ही आया है। ये दिस इज अ ट्रांजिशन फेज ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अराउंड 1000 BC अ मोमेंटस ट्रांसफॉर्मेशन बिगेन, द डिस्कवरी एंड स्प्रेड ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। यस, अब बेटा हम बताते हैं आपको कि जो ये अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे, अब एक चीज हमें और मिल जाएगी, दैट इज आयरन। अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि आयरन की खोज कब हुई, तो आप कह सकते हो कि जो लेटर वैदिक पीरियड है उस समय में हमारे पास ये चीजें थी। और अब हम बनाएंगे हथियार, और जो राजा लोग हैं अब वो पावरफुल होंगे, वो पावर बढ़ाने के लिए हर वो चीज करेंगे जिससे उनकी टेरिटरी का एक्सपेंशन हो, और जब टेरिटरीज आपस में मिलाई जाएंगी तब ये जनपद, जन से जनपद और फिर महाजनपद बनेंगे, जो कि हम भारत देश में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। तो बेटा आप लेटर वैदिक पीरियड का इंतजार करिए, तब ये चीजें आएंगी, और इससे भी डेंस फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा। गैंगेटिक प्लेन्स में हम आएंगे, मार्किंग लार्ज स्केल एग्रीकल्चर पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, जब आयरन के टूल्स आएंगे तब आप पेड़ों की कटाई कर पाओगे, बड़े बड़े जंगल साफ किए जाएंगे जो कि हजारों सालों से खड़े थे, जहां आज हम हैं इस वक्त प्रेजेंट डे। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, गंगा के आसपास की है, जब ये लैंड्स क्लियर होंगे तो ज्यादा बड़ी सोसाइटी रह पाएगी, ट्राइब्स का साइज इंक्रीज करेगा, और साथ साथ में इंक्रीज करेगा, फिर लड़ाई और रिफ्ट वगैरह भी होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 से 600 BC तक है, वुड विटनेस द कंपोजिशन ऑफ द रिमेनिंग 3 वेदास, सामवेद, यजुर एंड अथर्ववेद, द इमर्जेंस ऑफ रिजिड वर्ण सिस्टम आ जाएगा, यानी कि जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, वो क्लास से कास्ट में क्रिस्टलाइज हो जाएगा। द इगैलिटेरियन सोसाइटी ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड वुड गिव वे टू द मोर स्ट्रैटिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन आएगी। कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगी? वुमेन्स की जो जैसे इंटर मैरिजेस है वो सब चीजें ब्लॉक कर दी जाएंगी, और भी बाकी चीजें होंगी जिसकी वजह से सोसाइटी गलत होगी। राइज ऑफ द महाजनपास एंड अल्टीमेटली द ग्रेट एम्पायर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया विल स्टार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य हियर। सो दैट वाज द लेक्चर फ्रॉम माय साइड, एंड आई गेस हम लोगों ने चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर किया है। आपके जो भी डाउट्स हैं बेटा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ ह्यूमैनिटीज बाय संदीप सर क्लासेस में। बेटा हम सब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस वक्त, और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राचीन काल भारत का इतिहास कैसा है। इसमें हमने सबसे पहले बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना था। उसके बाद बेटा हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज वैदिक एज। हमने आपसे उस दिन जनरल डिस्कशन किया था कि जो वैदिक एज है वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जब हिंदुज्म के टेक्स्ट लिखे गए, मेनली 4 टेक्स्ट हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों के बारे में हम समझेंगे इस लेक्चर में। हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अर्ली वैदिक एज को समझा हुआ है क्या? आइए देखिए बेटा, यहाँ पर हमने आपसे बात की थी कि जो ये टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम 1500 BCE टिल 600
BCE। हम इस टाइम एरा की बात कर रहे हैं। इसके शुरुआती दौर में हमने देखा कि ऋग्वेद लिखे गए। इनके लिखे जाने की वजह से या वेदास के लिखने की वजह से इस टाइम पीरियड को हम वैदिक एज कहते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था कि वैदिक एज के दो पार्ट हैं। पहला अर्ली वैदिक पीरियड, सेकंड लेटर वैदिक पीरियड। बेटा अर्ली वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बारी है हमें लेटर वैदिक एज या लेटर वैदिक पीरियड को समझने की, और साथ साथ में ये जानने को आपको मौका मिलेगा कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चीजें सिमिलर रह गई थी, जो कि बहुत कम है, लेकिन लार्जली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। यानी कि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, और आप लेक्चर का टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज द वैदिक एज इन एंशिएंट इंडिया, लेटर वैदिक पीरियड एंड कंपैरेटिव स्टडी। बेटा लेटर वैदिक पीरियड जो है ये स्टार्ट होता है 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक। 600 BCE के बाद में वैदिक एज का अंत हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ सोसाइटी में रिफॉर्म्स आए, लार्जली रिलीजियस थे, दैट वर द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बट उससे पहले हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे महाजनपद का, और ये महाजनपद की कहानी, या फिर जैसे आपने मगध के बारे में सुना होगा, ये कहानी कहाँ से आती है, और ये हम सब सारी चीजें हमको लेटर वैदिक पीरियड के ही लास्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द इंट्रोडक्शन, अ स्कॉलरली एक्सप्लोरेशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड that was from 1000 to 600 and structured comparative analysis between early Vedic and later Vedic। बेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा आता है वो ये कंपैरिजन पूछा आता है कि वुमेन्स की कंडीशन में क्या चेंजेस आए, सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, किंग का कॉन्सेप्ट कैसे वेरी किया, वर्ण सिस्टम कैसे क्रिस्टलाइज हो गया, रिलीजन में कैसे गॉड्स का आना, ये सब बातें बेटा इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एंड विल सी व्हाट वर ऑल द चेंजेस वर देयर। सो विल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट विल इंट्रोड्यूस यू द लेटर वैदिक पीरियड। सो वैदिक एज में सबसे पहले अर्ली वैदिक पीरियड है, ये हमने कर लिया बेटा। देन वी विल डिस्कस लेटर वैदिक पीरियड, जो कि आज का डिस्कशन है। एंड थर्ड है कुछ वैदिक टेक्स्ट के बारे में, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। बेटा देखिए अर्ली और लेटर में कोई डिवीजन नहीं है। एक्चुअली है क्या, इस वक्त का इतिहास हमें जो मिलता है वो हमारा जो मेन सोर्स है वो यही वेदास है। जब हम पढ़ते हैं पहले वेद को, ऋग्वेद को, तब हम ये महसूस करते हैं कि इसमें जो सोसाइटी बताई गई है वो बहुत अलग है। और फिर हम देखते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के टेक्स्ट को, इसमें जो सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल अलग है। तो हमने वहीं से कैटेगराइजेशन कर लिया और हमने वहीं से फाइंड किया कि ऋग्वेद हमें पहले लिखा गया होगा और लेटर स्टेज में ये 3 वेद लिखे गए। यानी कि अर्ली और लेटर का जो डिवीजन है बेटा, ये बेसिस ऑन द टेक्स्ट बुक है। यानी 4 टेक्स्ट हैं, एक वेद में अलग तरह की बातें और 3 वेद में एक जैसी बातें देखने को मिली लगभग। तो ये दिखाता है कि सोसाइटी में चेंज आ गया था और बदलाव बाद में आया। इस वजह से हम कहते हैं ऋग्वेदिक पहले लिखा गया और बाकी तीनों वेदास बाद में लिखे गए। सो विल डिस्कस ऑल द 3 वेदास। लेटर वैदिक पीरियड के बाद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तो है, अथर्ववेद भी है, साथ में आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण्स ये भी आते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद बेटा एक तरह से जैसे अगर आपके पास में कोई बड़ी सी फॉर एग्जाम्पल आपकी इंग्लिश की बुक है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद में आपके पास में एक हैंडबुक होती है जो कि उन चैप्टर्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक अपनी एनसीईआरटी बुक को कवर करते हैं लार्जली स्कूल लेवल पे, और फिर हम आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल रेफरेंस बुक देखते हैं। ऐसे किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग ग्रामर की बुक देखते हैं। वैसे ही वेदास को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जब सोसाइटी में ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी बन गई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ उपनिषद लिखे जो उस चीज को सपोर्ट करते थे, और या उसके लेटेड टेक्स्ट कह सकते हैं, जो चीजें वेदों में नहीं लिखी गई वो उपनिषद में कवर करी गई हैं। सो विल डिस्कस दिस थिंग। आगे देखिए आगे तो क्या क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर था उसको जानेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू लेटर वैदिक पीरियड का। तो टाइमलाइन आपको पता है, दिस पीरियड प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आयरन के बारे में। ये अभी आगे आएगा, आप समझ पाएंगे कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें लोग सप्त सिंध के रीजन में रहते थे। ये जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं उस वक्त आर्यंस रहा करते थे, आर्यंस रहते थे सप्त सिंध वाले रीजन में। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी सोसाइटी में एडवांसमेंट आई, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। यानी कि अगर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करें तो धीरे धीरे ये लोग ईस्टवर्ड आ रहे थे। किस तरह आए थे बेटा? ईस्टवर्ड। लेकिन ईस्टवर्ड पहले वहां पर बहुत सारे जंगल थे, लेकिन जैसे ही आयरन को फाउंड किया, आयरन के टूल्स डेवलप होना स्टार्ट हुए, तो इन फॉरेस्ट को कट करने में आसानी हुई। और जो ये पेस्टोरल, क्योंकि ये जो पूरी सोसाइटी थी लार्जली, जैसे हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड में कि काऊ ही सब कुछ थे, और जो ये चरवाहे थे लार्जली कैटल्स एज अ इकोनॉमी ट्रीट करते थे। यानी कि कैटल्स का होना ही समाज में सबसे डेवलपमेंट का साइन था। लेटर स्टेज में जब ये कैटल्स को चराने के लिए उनको जगह कम पड़ेगी, तो ये फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, नए नए
फार्मलैंड्स डेवलप करेंगे, और जब गैंगेटिक प्लेन्स तक पहुंचेंगे तो सरप्लस प्रोडक्शन और बाकी सोसाइटी का डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। यहां पर देखिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे। डिस्कवरी एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स इनेबलिंग लार्ज स्केल फॉरेस्ट क्लियरेंस। जैसे आज हम जंगलों को काटते हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि खेती बाड़ी बढ़ाई जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए हमें फार्म लैंड्स कम पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल, जैसे हमारी सोसाइटी में कमी है कि हम लोग फार्मिंग करते तो जरूर है बेटा, लेकिन जमीनें बढ़ती जा रही हैं। जैसे परिवार होते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो जैसे बड़े बड़े फार्म लैंड्स होते थे उसमें बंटवारा हो जाता है जमीनों में हमारे यहाँ। इसीलिए हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, ना कि कमर्शियल लेवल पे होती है। अमेरिका में फार्मर्स बहुत अमीर हैं, उनके यहाँ कमर्शलाइज फार्मिंग होती है, एकड़ों पे बहुत बड़ी जमीन है, 10-15 एकड़ जमीन, उस पर फार्मिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े मशीन्स, बड़े बड़े टूल्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तब उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। हमारे यहाँ जमीन का बंटना बड़ा खराब बात है। अब ज्यादा लैंड्स बचे नहीं है, इसीलिए आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखते हैं जगह जगह पे जंगल काटे जा रहे हैं ताकि लैंड निकल के आएगा, उसको हम फार्मिंग करते हैं, और जब सॉइल पूरी तरीके से इरोड हो जाती है, या फिर उसके मिनरल्स वॉश हो जाते हैं, या फिर मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, जब वो जमीन बंजर बन जाती है, तब उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट करते हैं, या फिर हम लोग हाउसेज वगैरह बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी था, इनेबलिंग लार्ज स्केल फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। तो एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने फॉरेस्ट कट करना स्टार्ट किया। ईस्टवर्ड माइग्रेशन देखने को मिलता है, आप समझ पा रहे हैं, सप्त सिंध रीजन से गैंगेटिक प्लेन्स तक का ये सफर चालू हो गया था, और अब जहां आज सबसे ज्यादा आबादी मिलती है, इसकी शुरुआत होने वाली थी, गंगा के आसपास लोग बसने वाले थे, और बड़े बड़े अभी हम पढ़ेंगे जो महाजनपद थे वो भी स्टैब्लिश होते हैं। फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स मॉडर्न उत्तर प्रदेश और बिहार की बात हो रही है। कंपोजिशन ऑफ सामवेद, तो लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 3 वेद बने। ब्राह्मण, अरण्यक, ये इनकी एक तरह से ग्रामर बुक्स हैं जो सपोर्टिव है, और उपनिषद भी। कुछ नए नए पावरफुल टेरिटोरियल किंगडम्स बने। अब बेटा ये इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखिए, मैंने आपसे बात की थी कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजन का कॉन्सेप्ट था, वो राजा वैसा राजा नहीं था कि वो बहुत डोमिनेटिंग था। दैट वाज समथिंग वन अमंग्स द इक्वल। जैसे आपकी क्लास में बेटा बहुत सारे बच्चे हैं, फिर उसमें से एक राजा चुन लिया जाता है, जिसको हम लोग आज प्यार से मॉनिटर बुलाते हैं। तो उसके पास क्या बहुत ताकत है, मारता पीटता है, कुछ करता है? नहीं, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस है, उसको भी एग्जाम देने पड़ते हैं, उसको भी कॉपी चेक करानी पड़ती है, उसको भी काम करके लाना पड़ता है। तो उसका पावर क्या है, फिर किस बात की पावर है? सिर्फ इतनी पावर है कि है ना, कुछ बच्चों की कंप्लेन ला देता है, साथ साथ में इतनी पावर है कि वो मैम का रजिस्टर लेके आता है, चौक लेके आता है। तो मॉनिटर्स के 8 टास्क होते हैं, इसको बोलते हैं वन अमंग्स द इक्वल, यानी कि सारे इक्वल्स में से एक। वैसे ही अर्ली वैदिक पीरियड में राजा हुआ करते बेचारे, कोई काम नहीं। आपने देखा ना, सभा समिति इनके राजा के डिसीजंस को भी ओवरटेक कर लेती थी। मतलब अगर राजा ने कोई फैसला लिया, अर्ली वैदिक पीरियड में सभा समिति जो काउंसिल्स थे, जहां पर बड़े बड़े लोग बैठते थे, वो राजा को डिसीजंस को ओवरटेक कर सकते थे। लेकिन लेटर वैदिक एज में ऐसा नहीं होगा बेटा। लेटर वैदिक एज में राजा किंग्स में प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे, अथॉरिटी स्टैब्लिश करेंगे, और ये बड़े बड़े यज्ञ और अपने आप को कहीं ना कहीं डिवाइन पावर दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये सोसाइटी में रूल करने की कोशिश करते हैं। और वही चीज है कि जब रूल करेंगे तो बहुत सारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे। आप कैसे साबित करोगे अपनी प्रजा को कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर है, जब आप बगल वाले का देश कब्जाओगे? अरे हाँ, वैसी बात यहाँ पर है, टेरिटोरियल किंगडम्स को बढ़ाएंगे। कुछ किंगडम्स थे, कुरु, पंचाल, कोसाला, विद्या, ये सब बेटा जैसे अयोध्या के पास पड़ता है, कोसाला, गंधार, कुरु, ये पंचाल, ये सब क्या है, महाजनपद जो भी हम पढ़ेंगे उनमें से हैं, कुछ शुरुआती जनपदों में से हैं। ग्रोथ ऑफ इलॉबरेट सैक्रिफाइसल रिचुअल्स, यज्ञ होते हैं, रिक्वायर स्पेशलाइज्ड प्रीस्टली नॉलेज एंड रॉयल पैट्रोनेज। बेटा भी हम पढ़ेंगे इस चीज को आगे कि कैसे लेटर वैदिक पीरियड में जो गॉड से कनेक्शन था वो नेचर के गॉड्स रह नहीं गए, कुछ हमारे और गॉड्स डेवलप होते हैं इस टाइम पीरियड में, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। उन गॉड्स से कनेक्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली थी किस चीज की? फायर की नहीं, ब्राह्मण्स की। और इन ब्राह्मण्स की वजह से रिचुअल्स बनाए गए बहुत सारे इलॉबरेट, और ऐसे रिचुअल जो कॉमन आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता, वो परफॉर्म करने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए? ब्राह्मण्स की। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो वैदिक एज पीरियड है वो ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी का सबसे बड़ा पॉइंट था, और उसके बाद वो चीज कंटिन्यूअसली हजारों साल तक, कहते हैं ना ज्ञान जीतता है, तो जो ज्ञानी थे उन्होंने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएशन बनाया कि उसके आगे की हर एक चीज ब्राह्मण्स ने अपने अकॉर्डिंगली करी। आपको अगर गॉड से कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते, वो व्हाट्सएप कॉल बनाने का रास्ता किसके पास है? ब्राह्मण्स के पास। आपको बड़े बड़े रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। हम पढ़ेंगे राजश्री यज्ञ, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ के बारे में इस चैप्टर में, अभी टॉपिक में आगे भी देखिए बेटा। तो ये सब चीजें हो रही थी। नेक्स्ट, लेटर वैदिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज डिस्टिंग्विश दिस फेज फ्रॉम द अर्ली ग्रीक वेद और लेटर टेक्स्ट जैसे कि ब्राह्मण्स, उपनिषद रिफ्लेक्ट अ सोसाइटी दैट हैड ग्रोन मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि सोसाइटी इस वक्त कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी, हायरार्किकल हो चुकी थी एंड फिलोसॉफिकल थी, सोफिस्टिकेटेड। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स कैसे हुई? जैसे कि वर्ण सिस्टम का क्रिस्टलाइजेशन होना,
सोसाइटी को रिजिड बनाता है। इंटर मैरिजेस का बंद होना, इंटर क्लासेस का बंद होना, यानी कि आप अपने क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर नहीं हो सकते, जो आपके पिता हैं उसी क्लास में आपको रह के काम करना पड़ेगा। साथ साथ में ये कह रहे हैं कि हायरार्किकल हो चुकी थी, यानी कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, इस तरह की सिचुएशन नहीं मिलती है। वेयर द ऋग्वेद सेलिब्रेट heroic deeds of goods gods and warriors, the later Vedic text turned inward, exploring the nature of reality, the self, Atman and ultimate philosophical. Yes, यहाँ पर जो philosophical point था वो ये कि इस लेटर वैदिक पीरियड में जो टेक्स्ट मिलेंगे हमें, उन वेदों में ये लिखा होता है कि आत्मा और जो ये ब्रह्म है यानी परमात्मा, इसकी बातें आएंगी। यहां बात आएगी मोक्ष की, कि मोक्ष कैसे मिलेगा। ये एक ऐसी फैलेसी है जो बेची गई सोसाइटी में कि आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब वो देगा कौन? ब्राह्मण्स देंगे आपको। तो कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये सोसाइटी में बैरियर या हायरार्की क्रिएट करेगा। विल डिस्कस दिस थिंग। दिस पीरियड आल्सो सॉ द फॉर्मुलेशन ऑफ आश्रम सिस्टम। अब ये क्या है? तो आर्यंस की लाइफ के 4 स्टेजेस होते थे, आश्रम सिस्टम बोलते थे। आश्रम सिस्टम हुआ करता था जिसमें जो सबसे पहले है आपका ब्रह्मचर्य आता था, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास की बात। एंड द कॉडिफिकेशन ऑफ द सोशल ड्यूटीज बेस्ड ऑन वर्ण लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द क्लासिफाइड हिंदू सोशल ऑर्डर। तो जो आज हमारे समाज में एक सोशल ऑर्डर बना हुआ है, ये सब लेटर वैदिक एज में आगे बनता है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल शिफ्ट की, यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की। यानी कि अब समाज बढ़ने वाला था। जो आर्यंस हैं उनकी ट्राइब्स, जो क्लैन हमने पढ़ते कि क्लैंस होती थी, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, ये ट्राइबल कम्युनिटीज टेरिटोरियल कम्युनिटीज में बदलने थी। यानी कि पहले एक ट्राइब जहां रूल कर रही है वहां पर लोग रह रहे हैं, फिर उन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ दिस थिंग ओनली। यस, नेचुरल रिसोर्सेज ही हमें सबसे ज्यादा एम्पावर करते हैं कुछ और आगे डेवलपमेंट करने के लिए। आज जैसे हम क्या समुद्र के अंदर घर बना के रह सकते हैं? नहीं, लेकिन शायद से कल को कोई ऐसे एलिमेंट, ऐसी कोई चीजें मिले कि हम वहां पर भी घर बना के रहना स्टार्ट कर दे, चांद पे जाना। तो जो बाकी रिसोर्सेज हैं उसके एक्सप्लॉयटेशन से ही डेवलपमेंट होता है। मतलब आप रिसोर्स को अगर यूज करोगे तो आप डेवलप करोगे। तो क्या होता है? तो जो यहाँ पर ये सप्त सिंध का देश था, उससे हम खिसक के गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि ईस्टवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और ये धीरे धीरे करके पूरे जो आज मॉडर्न डे बिहार है वहां तक और मध्य प्रदेश तक क्रिएशन होता है आर्यंस के डेवलपमेंट का। अर्ली वैदिक की ज्योग्राफी क्या थी? हमने पढ़ा था सप्त सिंध रीजन में ये रहते थे, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जहां पर बाकी रिवर्स थी सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इंडस। हम ये सब बेटा डिस्कस कर चुके हैं। आयरन रेवोल्यूशन आया इसी टाइम पीरियड में, तभी ये शिफ्ट आएगा। आपने समझा कैसे? आयरन एक्सेस, जिसे हम श्यामा और कृष्णा आयास कहते थे, वैदिक टेक्स्ट में ये वर्ड्स मिलते हैं जो दिखाते हैं कि लोहे की क्या आ गई थी? कुल्हाड़ी आ चुकी थी, जो कि 1000 BC के आसपास है, और इसने ट्रांसफॉर्म किया क्या चीज? Iron tools enabled the clearing of the dense forest of the Gangetic Plains, forests that previously been impenetrable with the bronze or the stone implements. This technology breakthrough unlocked vast stretch of fertile alluvial land for the agriculture, making sedentary large-scale farming possible in the first time. Yes, मैंने जैसे बताया आपको पहले बेटा कि आयरन के इन्वेंशन से ऐसे टूल्स बने जो बड़े-बड़े जंगलों को साफ कर सकते हैं। फिर जो जगह मिली वो रिवर के पास, जैसे गंगा रिवर है उसके पास मिली। अब रिवर जो प्लेन्स में बहती हैं वो अपने आसपास एलुवियल सॉइल को एकोमोडेट करती है, जड़ोल मिट्टी बोलते हैं, वो बहुत फर्टाइल होती हैं, क्योंकि ये जो प्लेन्स का डेवलपमेंट होता है ये पहाड़ों के ब्रेकडाउन से ही होता है जब रिवर्स आती हैं। तो यानी कि मिनरल्स वगैरह और फर्टिलिटी बहुत थी, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो इन्होंने आसपास सेटलमेंट करना स्टार्ट किया। तो जो लोग अर्ली वैदिक पीरियड में लार्जली सोसाइटी नोमैडिक थी, यानी कि जानवर या फिर कैटल रियरिंग करते थे, नोमैडिक कहेंगे या कैटल रियरिंग, यानी कि जानवरों के पशुपालन की इकोनॉमी थी, वो कंप्लीटली चेंज होके सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बन जाएंगे बेटा। सेटल्ड एग्रीकल्चर मतलब अब ये सेटलमेंट बनाना अपनी स्टार्ट करेंगे रिवर्स के आसपास। अब बहुत सारा अगर बड़ा लैंड है तो आपकी जो फूड की रिक्वायरमेंट, आपको मेरी पहली क्लास याद है जब बताया था आपको कि मैंने हर एक काम इंसान करता है जो पेट के अंदर आग लगती है, उसी के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट किया। उसी के लिए अब जब इनको सेफ्टी चाहिए, जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उसको आपको स्टोर करना है, तो आपने कहीं ना कहीं ग्रेनरीज डेवलप करी जहां पर आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। अब स्टोर करके रखना है तो आपको खुद वहां रुकना भी पड़ेगा, आप रोम नहीं कर सकते उधर, यानी कि आपकी जो सिविलाइजेशन है वो एक जगह पे ही रहना स्टार्ट करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड की ज्योग्राफी कैसी है? बाय द लेटर वैदिक पीरियड सेटलमेंट्स एक्सटेंडेड ईस्टवर्ड इन द द्वाब रीजन। ये गंगा यमुना के द्वाब की बात कर रहे हैं, ठीक है। द्वाब मतलब जहां पर 2 रिवर्स के बीच का एरिया होता है। फर्दर इनटू मॉडर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश तक फैल जाएंगे। दिस रीजन वाज विथ इट्स हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल सपोर्टेड डेंस एग्रीकल्चर पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब जब सेटलमेंट्स बढ़ेंगे, एक ही जगह पे धीरे धीरे लोग रहना स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े सोसाइटीज में बदलेंगे।
अभी रिचुअल्स और बाकी कॉम्प्लेक्सेस तो आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है। अब जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा तो जो राजन थे वो अब टेरिटरीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो बगल वाली टेरिटरी है उससे फाइट करने के स्टार्ट करेंगे। और जब टूल्स का डेवलपमेंट होता है तो फाइट करना या बैटल्स में आना भी आसान है। जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं डेवलप हुए तब तक किसी ने न्यूक्लियर फ्यूजन या बाकी प्रोसेस की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब 1945 में ऐसा हुआ पहली बार बेटा, तब देखो डेवलपमेंट हुए। तो वैसे ही आयरन मिलना भी एक तरह से रेवोल्यूशन की बात थी उस वक्त में। तो जो किंगडम्स बने, किंगडम्स क्या होते हैं, जहां पर राजा रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा एरिया रूल करते हैं। तो सेवरल पावरफुल किंगडम्स इमर्ज दिस पीरियड एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक वैदिक टेक्स्ट एंड रॉयल लिनेज दिखाते हैं, जैसे कुरु, पंचाल, विद्या, कोसाला। क्या लिखा हुआ है, सेंटर्ड अराउंड द मॉडर्न डे दिल्ली एंड मेरठ एरिया। तो मेरठ और इसके अलावा पास में कुरु है, कुछ याद आ रहा है, कुरुक्षेत्र, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि जो ये नाम थे क्लैंस के, अब वो टेरिटरीज के नाम में कन्वर्ट हो गए कि अब हमारी जमीन है, यानी कि टेरिटोरियल इन्होंने अपनी अधिपत्य दिखाना स्टार्ट किया। पंचाल, अगर आप देखते होंगे आज भी कुछ लोगों के सरनेम में पंचाल आता है ना, आपने स्कूल में फ्रेंड्स देखे होंगे उनके बच्चों के नाम के पंचाल भी आता है। लोकेटेड इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेजर सेंटर ऑफ द वैदिक लर्निंग। विद्या इन द नॉर्थर्न बिहार, फेमस फॉर द किंग जनक। जनक कुछ याद आ रहा है आपको, अपनी माइथोलॉजी में आप याद करेंगे। फिलोसफिकल डिस्कोर्स इसके आगे चलता है। कुशाला इन द ईस्टवर्ड उत्तर प्रदेश, लेटर होम टू द अयोध्या, यानी कि जो कुशाला है वो अयोध्या के आसपास जो ईस्ट साइड का उत्तर प्रदेश है उस तरफ को दिखाता है। यानी कि ये नए नए किंगडम्स डेवलप हुए। बेटा ये सिर्फ अभी किंगडम्स हैं, अभी ये जनपद हैं, महाजनपद नहीं बने। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे, तो नहीं 14 महाजनपद बनेंगे, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे गंधार, कोसी, मगध और विदेया भी डेवलप होगा। ऐसी और भी बेटा महाजनपद आएंगे जिसकी हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। आगे तो नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। तो ये था टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यहां पर आते हैं, हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ के कंपैरेटिव स्टडी के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अर्ली वैदिक पीरियड में कैसा था और लेटर वैदिक पीरियड में कैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजन की, यानी कि जिसको हम चीफ्टन कहते थे, ट्राइबल का एक सरदार होता था। द किंग वॉज प्राइमरली ट्राइबल लीडर एंड मिलिट्री कमांडर, नॉट एन एब्सोल्यूट रूलर, यानी कि पूरी सुप्रीमेसी नहीं थी, यानी जो मन में आ रहा वो नहीं करता था। His authority was limited and conditional upon the consent of tribe. Consent से काम करता था, सभा समिति ज्यादा दबाव रखती थी राजा के ऊपर, क्योंकि राजा नहीं था, केवल आपको एक अलग से टास्क दिया गया कि आप कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करिए फंक्शन, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, आप ट्राइब को संभाल सकते हैं, आप कैटल्स को ध्यान रख सकते हैं, इसलिए राजन थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, एब्सोल्यूट मोनार्क आएंगे। एब्सोल्यूट मतलब संपूर्ण ताकत के साथ मोनार्की, यानी कि राजशाही जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। द किंग बिकम द पावरफुल टेरिटोरियल रूलर, तो पावरफुल हो गया और पूरी टेरिटरी पे रूल करता था। डिवाइन सैंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वॉज इंक्रीजिंगली क्लेम टू द किंगशिप एंड अबोलेट कंसेक्रेशन रिचुअल्स लाइक द राजस्यु, अश्वमेध सैक्रिफाइसेस एंड अदर अथॉरिटीज। क्या बताने की कोशिश करें बेटा कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आज मैं आप सब पे राज करना चाहता हूं, मान लो आप अपने अपने एरिया को एक बार डिफाइन कर लीजिए। लार्जली जैसे हम कानपुर में रहते हैं, मैं चाहता हूं मैं पूरे कानपुर पर राज करूं, तो लोग क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे मेरी अथॉरिटी को? नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी बात ही नहीं है जिससे वो कन्विंस हो। लार्जली इंडिया में लोग बेटा रिलीजियस सेंटीमेंट से बहुत कंट्रोल होते हैं। तो पहले के टाइम में भी लोग ऐसे होते थे कि अपनी सुप्रीमेसी को जताने के लिए वो डिवाइन थ्योरी में विश्वास करते थे। डिवाइन थ्योरी ये कहती है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, वो ये कहती है कि जैसे भगवान, जैसे मैं आपसे कहता हूं भगवान आपका भला करना चाहते हैं, लेकिन वो धरती पे नहीं आ सकते, आपके पास आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे चुना है कि मैं आपका भला करूं। तो अगर अब आप मेरे किसी अथॉरिटी को चैलेंज करते हो, तो यानी कि आप मेरे को नहीं चैलेंज कर रहे हो, मैं तो छोटा आदमी, आप भगवान के ऊपर उंगली उठा रहे हो। मतलब डिवाइन पावर है, पास दिव्य शक्ति है भगवान की तरफ से आप पे राज करने की। और बहुत सारे राजाओं ने इसीलिए इतिहास में बहुत सारे मंदिर बनवाए। अगर आपने कभी उड़ीसा के पुरी मंदिर का नाम जानते होंगे आप, तो किसने बनवाया आप पता करिएगा, मिडिवल एज के टाइम पीरियड की बात है। और राजा लोग हमेशा मंदिर बनवाने में विश्वास करते हैं बेटा, ताकि लोग उन्हें एज अ गॉड फिगर स्टैब्लिश करें और वो ज़्यादा लंबे समय तक रूल कर सके और आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेटा मंदिर बनते रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, सभा एंड समिति की बातें करते हैं हम लोग। तो 2 असेंबलीज होती थी जो कि राजा को असिस्ट करती थी, सलाह देती थी। 2 पावरफुल डेमोक्रेटिक असेंबलीज चेक रॉयल पावर
द सभा वॉज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। हमने पढ़ा था कि जब बड़े लोग और जो पावरफुल लोग होते थे, जैसे पंचायत में होता है ना, गांव घर के बड़े बुजुर्ग लोग, या कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है या कोई रिटायर्ड टीचर है, वो पंचायत में प्रमुख रोल अपनाते हैं, और बाकी एट लार्ज सोसाइटी होती है। तो ये बेटा एल्डर्स से बना हुआ ग्रुप होता था, नोबल्स यानी पढ़े लिखे लोग। समिति में ज्यादातर सारे ही लोग होते थे जो कि जनरल असेंबली फॉर्म करते थे। तो ये सब चीज होती थी। एंड यहाँ लिखा हुआ है बोथ हैड द अथॉरिटी टू अप्रूव और रिजेक्ट द रॉयल डिसीजन, यानी कि राजा जो फैसला ले रहा है खुद से अगर, तो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दें और चाहे तो उसको पास कर दें, इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, युद्ध होगा या नहीं होगा। अगर जनता से पूछा है कितना अच्छा है, बजाय केवल कि 4 लोग बैठ के डिसाइड कर लें। जैसे आज प्रेजेंट सिनेरियो में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि पार्लियामेंट फैसले नहीं लेते बेटा, पार्लियामेंट पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पार्लियामेंट को पावर है फैसले लेने की, पार्लियामेंट नहीं लेती बेटा, उसमें रूलिंग पार्टी भी नहीं लेती। रूलिंग पार्टी के सारे मेंबर से भी पूछा जाता है कोर कैबिनेट से। आप समझते हैं कैबिनेट का कॉन्सेप्ट? तो जैसे हाई चेयर कैबिनेट मीटिंग होती है, तो वही 8, 10, 15 लोग जो होते हैं वो मिलकर फैसला लेते हैं पूरे देश का कि क्या करना चाहिए। हालांकि वो चीज भी कुछ हद तक ठीक है, बट हमेशा ऐसा सही होगा ऐसा नहीं कह सकते। डिक्लाइन ऑफ असेंबलीज, यस, अब जो सभा समिति की पावर है वो भाई कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजा की पावर बढ़ रही है। देखिए, द सभा एंड समिति लॉस देयर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। डेमोक्रेटिक मतलब कि उनका जो वोट देने का अधिकार था या उनका कंट्रोल करने का, या फिर वॉर ना हो या कोई भी फैसला लेने के लिए था, बट अब यहाँ पर ये चीज खत्म हो जाएगी। बिकम डोमिनेटेड बाय द रॉयल कोर्टियर्स, यानी कुछ जो सगे जो राजा के सपोर्टर्स होते थे, कोर्ट के व्यक्ति, यानी कि जो उनके प्रजा के मतलब उनके जो खास परिवार के लोग होते थे, बस वही 4 लोग फैसला करते थे, एंड कुछ नोबल से। रियल पावर शिफ्टेड टू द सर्कल ऑफ एडवाइजर्स एंड ऑफिशियल्स, यानी केवल बस कुछ सलाहकार, कुछ प्रमुख लोग ही फैसला ले लेते हैं आपस में, और राजा उन्हीं में 4 लोगों के बीच में क्या कहता है, खुश महसूस करता है कि मैं तो सेफ हूं, मैं तो सब अच्छा काम कर रहा हूं। जबकि धरातल पे ऐसा नहीं होता, और सोसाइटी इस तरह से डिक्लाइन होती है, समाज का पतन इसी तरीके से होता है, और फिर बदलाव आते हैं, समाज में क्रांति आती है। जैसे यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म आएगा। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइसेस होना बहुत स्टार्ट हो गए थे। राजा लोग अपने अपने बड़े बड़े यज्ञ के लिए बहुत सारे जानवरों की बलि देते थे, या बहुत सारे ऐसी चीजें करते थे जिसकी वजह से लोग आहत हुए, और लोगों ने फिर कुछ और अल्टरनेटिव देखना स्टार्ट किया समाज की तरफ। वॉलेंट्री ट्रिब्यूट, यानी कि क्या पहले राजा कोई टैक्स लेते थे अर्ली वैदिक में? नहीं। अगर आपकी खुद से कोई शिक्षा है, आपको खुद से ऐसा मान लो बहुत सारा अनाज होगा, तो 2 बोरे हम राजा के यहाँ दिया कि राजा साहब है ना, आप बढ़िया काम कर रहे हो, ये हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है, यानी गिफ्ट है, तोहफे दिए जाते थे। देयर वर नो फॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम, ये याद रखना बेटा, कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, और ये बड़ा रिलैक्स था ना। आज ऐसा हो जाए कितना मजा आएगा। द किंग रिसीव्ड बाली वॉलेंट्री गिफ्ट एंड ऑफरिंग फ्रॉम द पीपल रादर देन कंपल्सरी लेवीज। लेवीज मतलब कोई भी टैक्स या एक्स्ट्रा है ना, सर चार्जेस वगैरह लगते हैं ना, ऐसे सेस चैस वगैरह लगते हैं आजकल। लेकिन यहाँ पर कुछ मैंडेटरी सिस्टम था। भाग बाली, ऐसे 2 कॉन्सेप्ट आ गए थे। आपकी कमाई का 1/4 से लेकर 1/6 हिस्सा आपको राजा को डोनेट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल टैक्सेशन सिस्टम जैसे हर जगह विजिबल है। बाली बिकम कंपल्सरी टैक्स, अ न्यू लेवी भाग टिपिकली 1/6 ऑफ प्रोड्यूस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। प्रोफेशनल टैक्स कलेक्टर्स बाली हर्थ वर अपॉइंटेड, यानी कुछ ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए कि भाई अगर टैक्स ना दे तो ना कूट के लेके आओ, लेकिन लगान वसूलो, मतलब जनता से, ऐसा वाला काम हो गया। राजा की पावर चल रही है। स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट होता था। द बेसिक यूनिट वाज द जन, ट्राइब और क्लैन, नॉट डिफाइंड एज टेरिटरी, यानी कि जो जन थी, जनता, वो ट्राइब का नाम था, ना कि कोई टेरिटरी को रूल करते थे। लॉयल्टी वाज टू द पीपल नॉट टू द लैंड, यानी कि जो राजा थे वो जमीन के नहीं, वो जनता के राजा को करते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, जैसा कुछ देशों में आज भी है कि सरकारें जनता के लिए काम नहीं करती, जनता सरकार के लिए काम करने लगे। तो ये बड़ा गलत चीज है, और हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा है। लेटर वैदिक पीरियड में शिफ्ट आता है केवल। द जनपद टेरिटोरियल किंगडम रिप्लेस द जन किंगडम वेयर डिफाइंड बाय लैंड, नॉट जस्ट ट्राइबल एफिलिएशन, एंड द इंक्लूडेड डाइवर्स पॉपुलेशन अंडर अ सिंगल रूलर। तो सिंगल रूलर, कुछ दूर दूर पे महाजनपद बनेंगे, डाइवर्सिफिकेशन होगा, लेकिन ये अब टेरिटोरियल किंगडम्स कहलाएंगे, ना कि केवल जन कहलाएंगे, यानी कि जन से जनपद और महाजनपद तक का रास्ता तय होगा। बेटा ये बात आपको याद रखनी है सारी, कि पॉलिटिकल में क्या क्या शिफ्ट आया, सभा समिति कैसे डिसॉल्व हो गई, पावर पूरी एब्सोल्यूट मोनार्की में कन्वर्ट हो गई। टैक्सेशन में भाग बाली ये आता है, तो भाग एज अ ट्रिब्यूट, बाली मतलब 1/6 आपको देना है। आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर और चीजों की कुछ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी है सोशल स्ट्रक्चर की। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था सोसाइटी में। यहाँ पर आपको अर्ली वैदिक पीरियड की चीजें याद होंगी, जब मैंने आपसे बात की थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, एक लाइन में बेटा बात करें तो पहले ये चीजें क्लास सिस्टम थी, यानी कि सोसाइटी में क्लासेस होती हैं। जैसे आपके स्कूल में
बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो हमने क्लासेस बना रखा है, क्लासीफाई कर रखा है ताकि पढ़ाना बाकी कामकाज करना आसान हो। इसका ये मतलब नहीं कि 12th क्लास का बच्चा ना मतलब बड़ा है कुछ और 6th क्लास बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके फंक्शंस के हिसाब से ये चीज़ों में बदलाव आता है। लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं और ये क्लास कन्वर्ट हो जाती हैं कास्ट में, और जो ये यहाँ पर कोई बात ही नहीं थी अति शूद्र की, ये अनटचेबल्स जैसी बातें यहाँ पर भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि हम सोसाइटी में इतने गिर जाएंगे, अपने डिक्लाइन आएगा ऐसा कि हम अति शूद्र यानी किसी व्यक्ति जो कि भगवान का ही रूप है उसमें हम अनटचेबल्स यानी अछूत जैसी कोई बातें हमारे मन में आएंगी, और ये सोसाइटी का बिल्कुल डिक्लाइन दिखाता है। आइए देखिए क्या क्या था सोसाइटी में उस वक्त। तो अर्ली वैदिक पीरियड में फ्लेक्सिबल और फ्लूइड सिस्टम था। बेटा अगर आपको कलर विजिबल नहीं है, लेट मी चेंज कलर फॉर यू। दिस वाज फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड सिस्टम, यानी कि जो वर्ण सिस्टम था वो एग्जिस्ट करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे उस वक्त भी, लेकिन ये प्राइमरली उनके फंक्शंस के हिसाब से था। आपका मन नहीं कर रहा है, आपके अंदर अगर लड़ने की ताकत आ चुकी है तो आप भाई लड़ाई कर लो, आप क्षत्रिय कहलाओगे। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसका बेटा है, अब अगर वो बहुत पावरफुल है या वो संस्कृत वेद वगैरह पढ़ सकता है तो वो प्रीस्टली क्लास में आ जाएगा, भले पापा उसके क्षत्रिय रहे हों। और कोई ब्राह्मण है, उसका बेटा चाहे तो वो क्षत्रिय बन सकता है। काफी आसान चीज है। यहाँ पर देखिए, तो बर्थ से डिसाइड नहीं होता था, फंक्शन कर्म से डिसाइड होता था। सोशल मोबिलिटी थी उस वक्त, कंसिडर की जाती थी। सन वॉज नॉट बाउंड टू फादर ऑक्यूपेशन। द ऋग्वेद कंटेन रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल who transcended traditional word boundaries. The Shudra, while subordinate, were not yet subjected to several disability characterized their position in the later period. यानी कह रहे हैं कि जो शूद्र थे वो सिर्फ ये थे कि वो काम कर रहे हैं, कुछ मिनिमल वर्क कर रहे हैं सोसाइटी का, लेकिन ये कहीं था कि उनको अछूत है, उनको छुओ नहीं या टच नहीं करो। ये सब चीजें हमको यहाँ देखने मिलती है। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है इस वर्ण सिस्टम में, आप देख सकते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं, प्रीस्टली स्कॉलर, क्लेम करते हैं सुप्रीम रिचुअल अथॉरिटी। होता क्या है कि एक राजा की पावर तब बढ़ेगी जब वो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करेगा। अब रिचुअल्स कौन से? वो रिचुअल्स जो लेटर वैदिक एज में लिखे गए, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इनमें जो रिचुअल्स लिखे गए हैं वो रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। वो परफॉर्म कौन करेगा? वो करेगा जिसको इसकी नॉलेज है। वेदों की नॉलेज किसको है? ब्राह्मण्स को। यानी कि जो ज्ञान है वो भाई जीत गया। ब्राह्मण्स ने क्या किया? पढ़ा, रिचुअल्स बताए, राजन परफॉर्म करता जा रहा है, राजन अपनी पावर बढ़ा रहा है, लेकिन साथ साथ में जो ब्राह्मण्स हैं उनकी सुप्रीमेसी सोसाइटी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। वो सोसाइटी को गाइड करना स्टार्ट करेंगे। सर बिल्कुल सुना हुआ लग रहा है, हाँ। जैसे आज आपकी शादी नहीं हो सकती, आप मर नहीं सकते, आप जन्म नहीं ले सकते, आपका नामकरण नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप बिना ब्राह्मण्स के नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो रिचुअल्स होते हैं करने के वो उनको पता है, या हम कहें ज्ञान है जो पूजा जाता है हमेशा। ठीक है बेटा, तो इस चीज में हम डिस्प्यूट नहीं करेंगे, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि ये सब चीजें लेटेस्ट स्टेज में आई। क्षत्रिय वॉरियर रूलर थे, हेल्ड पॉलिटिकल पावर, डिफीटेड टू बट डिफर्ड टू द ब्राह्मण्स इन रिलीजियस मैटर। यस, डिफर्ड थे, मतलब उनके तरीके अलग थे। वैश्य, ट्रेडर, फार्मर, कैटल रियरर, द प्राइमरी टैक्स पेयर, यानी वो लोग जो टैक्स देंगे, राजा थोड़ा टैक्स देगा बेटा, नीचे से ऊपर लोग देंगे। और हमारे समाज में कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि प्रीस्टली क्लास को टैक्स मिल रहा है, लेकिन आप कभी किसी और कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फ्रांस में था, वहां पर भी क्लास सिस्टम मिलता है, कास्ट नहीं लेकिन क्लास सिस्टम मिलता है। किंग होते हैं, उसके नीचे जो उनके फ्यूडल सिस्टम आते हैं, फ्यूडल्स होते हैं, सामंतवाद, उनके लिए टैक्सेस आते थे। प्रीस्ट के, चर्च के लिए, इसलिए चर्च बहुत अमीर हो गए थे, उसमें भी बहुत सारे फिर रिफॉर्मेशन आया। विल डिस्कस इन 16th सेंचुरी। वैश्य ट्रेडर्स थे, शूद्र सर्वेंट और लेबरर्स होते थे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक रिचुअल्स, इनको वैदिक रिचुअल्स करना अलाउड नहीं था, एजुकेशन लेना अलाउड नहीं था, सब्जेक्ट टू इंक्रीज डिसेबिलिटी। और जब डिसेबल हो जाओगे तो आप और डिसेबल हो जाओगे। जब आपके पास ज्ञान नहीं, आपको किताब पढ़ना नहीं आता, तो आप अपने आगे की जनरेशन को क्या सिखाओगे? और जब ऐसी चीजें एक दो बार नहीं, हजारों सालों तक होंगी आपके साथ, फिर जब आता है रिजर्वेशन सिस्टम तो लोग ऑफेंड होते हैं। हालांकि मैं डिफेंड नहीं कर रहा इस चीज को, लेकिन आज रिजर्वेशन सिस्टम पे पॉलिटिक्स होती है, लेकिन वो एज अ पॉलिसी टूल बहुत अच्छा था, लेकिन वो सही से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। दिस थिंग विल डिस्कस इन द पॉलिटी पार्ट, जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, देन आई विल डिस्कस रिजर्वेशन विथ यू इन डिटेल। आश्रम सिस्टम वाज आल्सो allies dividing the ब्राह्मण मेल into the 4 stages। यानी कि बेटा जो आर्यंस थे बेसिकली उनके लाइफ के 4 स्टेज होते थे, जिसे ब्रह्मचर्य कहते थे, यानी ऐसी स्टेज जब आप स्टूडेंट हैं, गृहस्थ जब आप हाउस होल्ड कर रहे हैं, वानप्रस्थ जब आप होम कर मतलब आप बाहर की तरफ कमाने जा रहे हैं, और संन्यास जब आप रिनाउंस कर रहे हैं, यानी रेनंसिएट मतलब समाज का त्याग कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज का। दिस सिस्टम प्रोवाइड अ रिलीजियस फ्रेमवर्क फॉर द एंटायर लाइफ साइकिल। बिल्कुल ये चीज आज भी सूटेड है बेटा, कि आपको स्टार्टिंग मेहनत करनी चाहिए, फिर आपको सारी चीजें मिलेंगे, हाँ, लेकिन अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करोगे तो फिर आपका चीजें सही नहीं चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहे हैं
कैसे ब्राह्मण जो है वो इस पिरामिड में सबसे ऊपर आते हैं, जो कि प्रीस्ट, स्कॉलर, रीचर, अथॉरिटी, ऐसे लोग जो रिचुअल्स करा सकते हैं, ऐसे लोग जो पंडित हैं, ऐसे लोग जो स्कॉलर्स हैं, ज्ञानी हैं, किस चीज के, वेदों के। क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स हैं, पॉलिटिकल पावर रखते हैं। वैश्य जो कि ट्रेडर, टैक्स पेयर या फार्मर्स हैं, पैसे कमा रहे हैं। अर्ली पीरियड में इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आप कहीं भी इजिली मोबिलिटी आपकी थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, बर्थ बेस्ड रिजिड हायरार्की बनेगी, यानी कि आपका जन्म जहां होगा आप उसी पार्ट में रह जाओगे। अगर आप उसके ऊपर नीचे जाओगे तो वही होगा जैसे एकलव्य के साथ हुआ ना, अंगूठा काट लिया जाएगा तुम्हारा और क्या। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि और क्या क्या कंपैरेटिव स्टडी में आता है। यस, स्टेटस ऑफ वुमेन, सबसे खराब चीज। समाज में ऐसी स्थिति बिगड़ी कि बेटा उसका फिर आजादी लग गई हमको ये चीज सही करने में, और आजादी के बाद आज भी नहीं हो रहा है, मतलब अब हालांकि हो चुका है, अब ड्रम में पैक कर देते हैं लोग, अलग बात है। तो क्या हो चुका है, अब तो वुमेन एम्पावरमेंट विजिबल है, लेकिन ऐसे नहीं होता। जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि HDI जब हम करते हैं कैलकुलेट किसी कंट्री का, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम ये देखते हैं कि कितनी वुमेन्स जो हैं वो पॉलिटिकल पावर होल्ड करें, क्योंकि बेटा पावर तो एक ही है, राजनीति में जो पावर है, सच में पावर तो एक ही है ना। राजा आज कौन है, आज नेता राजा एक तरह से मतलब कह सकते हैं, दे हैव अ सुप्रीमेसी। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन ऑफ वैदिक एज में सोसाइटी में वुमेन्स की कंडीशन थी। अर्ली वैदिक एज में बहुत अच्छी थी, हमने पढ़ा था बेटा ऋग्वेद टाइम पीरियड में लिखा हुआ है ऐसा कि ये स्टेटस में अच्छा था, एजुकेशन रिसीव कर सकते थे। हमने कुछ बात कही थी यहाँ पर लोप मुद्रा, जैसे हमने आपके बताया था आपको गार्गी के बारे में, है ना, कि उनका और कुछ ऐसी घोष जो उन्होंने ना कंपाइलेशन किया था, किसका, हाइम्स लिखे थे, यानी कि पढ़ने लिखने में भी हर चीज और हर तरीके से था। यहाँ पर और देख लेते हैं, वुमेन अटेंडेड द पॉलिटिकल असेंबलीज, यस, सभा समिति ऐसी असेंबलीज में उनको बैठने की इजाजत थी, अलॉन्ग साइड विद देयर हस्बैंड। मोनोगमी, यस, मोनोगमी वाज द नॉर्म एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ द चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो आज छोटे में लड़कियों की शादी आ जाती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले के टाइम पे जो अपने यहाँ होता था। विडोज कुड रीमैरी, यानी कि सबसे बड़ा स्टिग्मा, बेटा आप यकीन मानिए आजादी के टाइम से थोड़ा पहले 1870 के आसपास जब रिफॉर्म्स चल रहे थे सोसाइटी में, जैसे आपने कभी रिफॉर्मर्स पढ़े होंगे पॉलिटिकल, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेटा चाइल्ड मैरिज को बैन करवाया। उसके बाद विडो के रीमैरिज की बात करी, आज भी बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है। आप कभी सोच के देखिए, कोई अगर महिला विडो जाती है, कितने ही लोग हैं ना जो मेल्स की किसी विडो से शादी करना चाहेंगे, तो ये कि स्टिग्मा है सोसाइटी में सोशल। लेकिन लेटर अर्ली वैदिक एज में ऐसा ही था। मोनोगैमी, यानी कि मल्टीपल मैरिजेस कर सकती थी महिलाएं, आज ऐसा है क्या, आज तो पॉलीगैमी है ना, आदमी कर सकते हैं, है ना, वुमेन्स नहीं कर सकती हैं। तो ये सब फार साइटेड सोसाइटी दिखाता है कि कितनी एडवांस सोसाइटी रही होगी अर्ली वैदिक पीरियड में, ऑब्वियस सी बात है बेटा। एंड सोशली sanctioned arrangement, women participated in fully religious ceremonies and the presence of the wife was considered essential for the performance of many Vedic rituals. Yes, early Vedic period में अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति चाहिए तो महिलाएं भी उसका पार्ट होती थी, जैसे आज भी घरों में पूजा होती है, बट जो एजुकेटेड नहीं है वहाँ पर वुमेन्स को सेट असाइड किया जाता है। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, आइए देखिए, डिक्लाइन एंड रिस्ट्रिक्शन लग गए। द लेटर वैदिक पीरियड विटनेस अ सिस्टमैटिक इरोजन ऑफ वुमेन्स राइट and freedom. Women were excluded from the political assemblies, यानी सभा समिति में आप नहीं बैठ सकते, घर के चार दीवार के अंदर रहिए। Gradually barred from the participating in the Vedic rituals से भी हटा दिया गया। और उसके बाद में सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी होती है, जिसे हम कहते हैं उपनय, एक संस्कार होता है 16 संस्कारों में से, और ये केवल ब्राह्मण ही करते हैं और बाकियों के लिए रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण से बनाया तो उन्होंने ऐसा बना रखा है। Which initiated boys into Vedic study was increasingly denied to girls. Several harmful social practices began to emerge during this period. सही बात है, अब ये सोसाइटी इतनी डिक्लाइन होगी कि एक दिन जाके हम लोग सती ऐसी प्रथा करना स्टार्ट कर देंगे। और एक टाइम पर बेटा ऐसा आता है समाज में, आपने कभी पढ़ा नहीं अभी अच्छे से, लगभग हर महिला की ये स्थिति थी, हर औरत का ये नियति थी कि उसको सती करना पड़ता था। क्यों बेटा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे 1800 के आसपास, जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा ऐसी चीज़ों को बैन करवाया, विडो रीमैरिज की बात करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसे ऐसा पॉल्यूट माना जाता था कि सोसाइटी में पॉल्यूट कर देंगी महिलाएं। तो जो एज डिफरेंस होता था हमेशा एक आदमी और एक औरत के बीच में ना, लगभग हाफ या उससे कम, तो आदमी कभी ना कभी जाकर तो मर ही जाएंगे, है, डेथ हो जाएगी, तो वुमेन को सती करना पड़ेगा, यानी कि नियति थी बेटा। अगर मैं बताऊंगा आपको तो आपको बहुत दुख होगा जान के कि कैसी स्थिति हो गई थी हमारे देश में। तो वही कह रहे हैं कि बिगन इमर्जिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब क्या था, चाइल्ड मैरिज बिगन रिप्लेस द अर्लियर प्रैक्टिसेस ऑफ मैरिज ऑफ द प्यूबर्टी, यानी वही चीजें, चाइल्ड मैरिज जैसी बातें आ गई ना कि प्यूबर्टी एज से पहले शादी कर लो, जैसे इस्लाम में भी होता है और हर जगह ऐसे आप देखने को मिलेगा। द डाउरी सिस्टम, यस,
कि आपको दहेज देना पड़ेगा। अब महिला हमारे घर आ रही है, रहेगी, खाएगी, पिएगी, तो भैया आप दहेज भी दीजिए। तो ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं। द बर्थ ऑफ सन वॉज इंक्रीजिंगली प्रेफर्ड। यस, अब राजा को अगर साम्राज्य बढ़ाना है तो महिलाएं पावर नहीं होल्ड कर सकती, छतरी नहीं बन सकती, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। अब नहीं हो रही तो 4-6 मतलब रानियां, तो फिर डेवलपमेंट हो जाता कि ना ऐसा। डॉटर्स वर्क केम टू बी सीन एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब बोझ महसूस होती थी। ये बेटा बहुत दूर की बात नहीं है, हम पढ़ जरूर रहे हैं यहाँ का, लेकिन हमारे देश में 50 साल पहले, 50 साल के आज भी अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब सच में ऐसा हो रहा है। हमारे घर में भले ना हो, हमारे माँ बाप शिक्षित होंगे, लेकिन आस पड़ोस में चीज़ें ऐसी आपको विजिबल हैं। और आज भी ऐसा होता है, आज भी हर घर में, गाँव में आप देखेंगे तो जब खाना बनता है ना, बनाता कोई है, और जब सब लोग खा लेते हैं तो जो बचा बुचा होता है वही महिलाएं खाती हैं। तो वही मैंने आपको सिखाया था एक दिन पहले कि अगर आपको किसी भी घर की स्थिति जाननी है, किसी समाज की स्थिति जाननी है, आप उन घर के बच्चों को और औरतों को देखिए। अगर उनके पेट में सब कुछ जा रहा है अच्छा, वो अच्छा पहन रहे हैं, यानी कि वो घर संपन्न है और वो घर कैसा है, सच में मतलब एम्पावर्ड है। अदरवाइज डिक्लाइन आपको देखने मिलेगा। विडो रीमैरिज बिकेम सोशली डिस्करेज्ड, यानी कि समाज में ये एक तरह से दूषित देखने लगे। और ये सब बातें बेटा जो है यहाँ पर, वुमेन्स एसेस वैदिक एजुकेशन वॉज सिविल कर्टेल्ड। यस, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप यकीन मानिए 19th सेंचुरी की जब हम बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की, तो रुखैया सिखावत का बताएंगे कि ऐसे वो एक बड़े रॉयल फैमिली में होने के बाद, ब्राह्मण क्लास में होने के बाद, अपने बेटे की जब किताबें को पढ़ती थी तो रात में वो दरवाजों के नीचे दरवाजों के नीचे वो कुछ ना कुछ लगाती थी ताकि लाइट बाहर ना जाए। और तब पढ़ कि महिलाओं ने ऐसी स्थिति बनाई। 19th सेंचुरी की बात है कि आगे फ्यूचर में जाके आज हम इस लेवल पे आए कि हम हर क्लास में देख पाते हैं कि इक्वालिटी है। फिर भी आप देखिएगा एक बड़ी कॉमन चीज़ है, हर स्कूल के हर क्लासरूम्स में आपको लड़कियों की स्थिति जो स्ट्रेंथ है वो लड़कों से हमेशा कम मिलेगी। और ये बहुत स्ट्रेंज बात नहीं है, इंडिया में जो जेंडर रेशियो है वो भी बहुत स्क्यूड है मतलब कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हम लोग जैसी चीज़ें करते थे वो उस वजह से चीज़ें हो गई हैं। तो ये बेटा लेटर वैदिक से चला आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी इकोनॉमी की एंड लाइवलीहुड की, कि इकोनॉमी या लाइवलीहुड में क्या चेंजेस आए। आपको मैं बताया था कि लार्जली जो चीज़ है वो ये कि अर्ली वैदिक पीरियड में हमने को क्या देखने को मिलता है कि ज़्यादातर ये सब लोग अपने आप को कैटल रियरर समझते थे। मतलब कि जो जानवर थे, गाय थी, उससे इकोनॉमी को नापा जाता था, कौन कितना अमीर है। आपको याद है गोमत, ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा गाय होल्ड करता है, तो ये अर्ली वैदिक एज में था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, लैंड किसके पास ज्यादा है उस व्यक्ति को हम मानेंगे कि वो इकोनॉमिकली पावरफुल है ना। आज भी ऐसे ही हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में कह सकते हैं कि हम ऐसी स्थिति में है कि आज जानवर तुम 4 रख लो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज इकोनॉमी के और भी रिसोर्स है ना, गाड़ी वाड़ी कितनी है उससे नाप लेते हैं हम लोग। लेकिन जमीनों के हिसाब से देखते हैं थे हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में। देखिए ऋग्वेद इकोनॉमी वॉज प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल, चरवाहे है ना। कैटल रियरिंग वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सबसे पहला ऑक्यूपेशन क्या था, कैटल रियरिंग, उसके लिए एग्रीकल्चर होता था। एंड वेल्थ वॉज मेजर्ड इन टर्म ऑफ लाइफ स्टॉक्स, कितने जानवर आपके पास हैं उसकी वजह से। और जानवर कैसे, काउ, यानी कि जो आपको कुछ असिस्ट करें जैसे मिल्क एंड बाकी चीजें, which were considered sacred and several served as a unit of exchange. The Rigved contained numerous references to cattle rates, indicating the centrality of the cattle to the economy and inter-tribal conflict. Yes, युद्ध भी हो जाता था, ट्राइब्स की लड़ाइयां भी हो जाएंगी, किसको लेके, जानवर को लेके होती थी कि हमारे जानवर को ये खिला दिया ना, वो बीमार पड़ा हुआ है, तो ये सब हरकतें थी उस वक्त लोगों की। एग्रीकल्चर एग्जिस्टेड बट सेकेंडरी, एग्रीकल्चर था। The plow was known but farming was limited to the tools available, क्योंकि कॉपर ब्रॉन्ज से कितनी खेती करोगे, आओ देखिए। लेकिन अब और बार्टर सिस्टम हुआ करता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में चीजें चेंज हो जाएंगी। लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग एग्रीकल्चर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन जाते हैं, तो एग्रीकल्चर बिकम द डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। द फर्टिलिटी ऑफ द एलुवियल सॉइल जो गैंगेटिक प्लेन्स में मिली, वहां पर फर्टाइल लैंड से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हुआ। कंबाइंड विद द आयरन प्लॉशेयर, यानी कि अब हमारे पास में फावड़े, लोहे, हल जैसी चीज आ गई जो कि आयरन की बनी होती है और प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये सब प्रोडक्शन हम करते थे। सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सपोर्टेड लार्जर डेंसर पॉपुलेशन एंड फ्रीड फ्रॉम प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन। यस, जब आपके पास बहुत सारा लैंड होगा, बहुत सारा सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, तो आप फैमिली भी डेवलप करने का ग्रो करने का तो लार्जर फैमिलीज डेवलप होंगी और उसकी वजह से उनकी क्योंकि नीड्स पूरी हो रही है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो इस तरह की चीजें हो रही थी। लैंड ओनरशिप रिप्लेस कैटल एज अ प्राइमरी मेजर ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। आपकी समाज में स्थिति क्या है, ये आपके जमीन कितनी आपके पास है उससे आकी जाएगी। द लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ अर्ली फॉर्म्स ऑफ करेंसी। यस बेटा, हमें करेंसी मिलती है निष्क और सतमना,
जो कि एक तरह के गोल्ड के कॉइन्स थे बेटा उस टाइम के। तो इस टाइप की करेंसी हमको देखने मिलती है। लेटर वैदिक टेक्स्ट दो दीज वर लाइकली ऑर्नामेंटल वेट्स रादर देन स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन्स। क्राफ्ट यानी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था, सब एक तरह के नहीं थे, लेकिन इन तरह के गोल्ड के सिक्कों को हम निष्ठ कहा करते थे। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन इंक्रीज विद द रेफरेंस टू द कारपेंटर, पोर्टर्स, वीवर्स, मेटल वर्कर्स इन द वैदिक टेक्स्ट। यानी कि नए नए प्रोफेशन आ गए थे, है ना। कुछ लोग कुम्हार हैं और कुछ वीवर्स हैं, बुनकर हैं, मेटल वर्कर्स हैं। भाई अब आगे वैदिक एज में माइथोलॉजी की माने तो ना महाभारत जैसा युद्ध भी करना है हमको, तो हथियार, तलवार, रथ, ये सब चीजें बनाने में भी लोगों का ध्यान जाएगा लोहे के आने से। ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो जैसे कि हम लोग बेटा पढ़ रहे थे अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज की कंपैरेटिव स्टडी, उसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी। आज ये लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें, जिसमें हम रिलीजन के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फिलॉसफीज कैसे आ गई थी। बेटा ये कंपैरेटिव स्टडी है अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजियस पार्ट के। तो आपको याद है, जैसा मैंने आपको बताया था, अर्ली वैदिक टाइम पे कोई भी रिलीजन एज सच क्रिस्टलाइज नहीं हुआ था कि कौन से गॉड्स बहुत सारे नहीं थे जिनको प्रेज करते थे। जबकि मैंने बताया बेटा आपको कि नेचर की फोर्सेस थी बहुत सारी, यानी कि नेचुरल फोर्सेस थी जिनको प्रेज किया जाता था। आप देखिए हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अर्ली वैदिक पीरियड में बेटा जो हमको हाइम्स मिलते हैं 1028 हाइम्स, उनमें से मोर देन 1/4 जो हाइम्स हैं वो डायरेक्टली इंद्रदेव को डिवोटेड है। यानी कि उस वक्त के लोग जो चीज देखते थे, काफी स्मार्ट थे, जो चीज देखते थे उसको प्रेज करते थे। जैसे कि इंद्रदेव गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, द मोस्ट सेलिब्रेटेड डेटी इन द ऋग्वेदा, इनवोक विक्ट्री इन बैटल। यानी कि जो ऋग्वेदिक में हाइम्स मिलती हैं उसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है हमको कि जो इंद्रदेव हैं वो काफी सुपीरियर गॉड है। अग्निदेव, वरुण देव और सूर्य, उषा, वायु, डेटीज ऑफ सन, डॉन एंड विंड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितनी नेचुरल फोर्सेस है उनको प्रेज किया जाता है। जो बेटा गॉड का कॉन्सेप्ट है, हालांकि काफी हार्ड से समझना, लेकिन माइथोलॉजी की मानना अलग है। लेकिन हम माइथोलॉजी से हटके गए समझे, जो लिटरेचर मिलते हैं हमको वैदिक एज के, उसमें एक क्लियर कट दिखाया जाता है कि कोई भी गॉड, जैसे आज जो फेमस गॉड्स हैं हमारे, जो भगवान हैं, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते थे, वो लेटर वैदिक एज में आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं और चीजें। रिचुअल्स वर रिलेटिवली सिंपल, यस। इस वक्त जो रिचुअल्स हुआ करती थी, जो कर्म कांड करने के तरीके होते थे, वो बहुत आसान थे। आपको हाइम सुक्तास पढ़ने हैं, ऑफरिंग मिल्क, ग्रेन और सोम बेटा एक तरह का ये सोम रस होता था। जैसे आजकल काफी ना चीजें लोग गलत लोग कंज्यूम करते हैं, लिकर वगैरह, तो ये कहते हैं कि उस टाइम का ऐसा ना ड्रिंक था। वर मेड डायरेक्टली टू द गॉड्स। दे वर नो एलोबरेट प्रीस्टली हायरार्की एंड हाउस होल्ड कुड परफॉर्म मोस्ट रिचुअल्स हिमसेल्फ। यस, अर्ली वैदिक में ऐसा कुछ भी देखने को मिलता कि कोई बहुत बड़े बड़े एलोबरेट रिचुअल्स हैं जिसके लिए आपको ब्राह्मण से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का असिस्टेंस चाहिए। आप लार्जली खुद भी उन रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हो। रिचुअल्स काफी सिंपल होते थे, रिचुअल्स के ऑब्जेक्टिव सिंपल थे कि हमें अपने घर की केवल खुशहाली चाहिए, कोई राज या साम्राज्य जैसी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। मिल्क और ग्रेन ये सब चीजें ऑफर करते थे जो कि इजिली हर एक के पास अवेलेबल है। लेकिन बेटा लेटर वैदिक पीरियड में यही चीज डाइल्यूट होते हुए दिखती है। लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे कि कैसे रिचुअलिज्म डेवलप हो गया था। फिलॉसफीज उसके बाद में आती हैं। रिचुअलिज्म का मतलब कि इलेबोरेट रिचुअल्स थे। जो लेटर वैदिक एज के टेक्स्ट हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें ऐसे ऐसे रिचुअल्स मिलते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए आपको नीड होगी, जरूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की जो रिचुअल्स गाते हैं, लार्जली ब्राह्मण्स। इसी वजह से लेटर वैदिक एज में आके ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी बेटा बन चुकी थी। यहाँ पर देखिए आप, कुछ नए डेटीज आ चुके थे, जैसे कि इंद्र की जो इंपॉर्टेंस थी वो लेटर वैदिक एज में खत्म हो चुकी थी। प्रजापति, जिन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं, जो कि क्रिएटर है। बेसिकली आपने सुना हुआ है कि त्रिमूर्ति, 3 भगवान हैं जिन्होंने एक दुनिया बनाई, ब्रह्मा जी ऐसा मानते हैं माइथोलॉजी में। एक जो उस दुनिया को चला रहे हैं, दैट इज विष्णु, एंड लास्ट जो डिस्ट्रॉय करते हैं यानी रिसाइकल करते हैं उस चीज को, दैट इज शिवा। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनेटर, रेगुलेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ पर प्रजापति जो कि ब्रह्मा जी थे उनको पूजा जाता है, सुप्रीम डेटी थे, लेटर आइडेंटिफाइड एज ब्रह्मा। विष्णु जो कि प्रिजर्वर है, जो कि रेगुलेट कर रहे हैं, सोसाइटी को चला रहे हैं। आप देखते हैं विष्णु जी के, हमने पढ़ा है माइथोलॉजी में बहुत सारे अवतार हुए, जैसे कृष्ण और राम का, तो अपनी लीलाओं के थ्रू वो समाज को सिखाने की कोशिश करते थे। हमें ऐसे डिपिक्शन मिलते हैं। एंड रुद्र शिवा द डिस्ट्रॉयर रोज टू प्रोमिनेंस, फॉर्मिंग न्यूक्लियस ऑफ द लेटर हिंदू ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति। तो ये त्रिमूर्ति जो है हम इनको कहते हैं जहां पर ये तीनों गॉड्स आते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि नेचुरल फोर्सेस थी जिनको हम प्रेस कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास पर्सोनिफिकेशन उस चीज का हो चुका था। हम इंसानों के रूप में ही जो देवी देवता हैं उनको देख पा रहे थे और इस तरह के प्रोमिनेंट गॉड्स थे। यहाँ पर बेटा इलॉबरेट सैक्रिफाइसेस होना स्टार्ट होते हैं। यस,
जो बेटा राजन का कॉन्सेप्ट था, हमने पढ़ा लेटर वैदिक एज में राजन का कॉन्सेप्ट काफी डेवलप हो चुका था। राजा अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाया करते थे, जैसे कि राजस्व यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। अब बेटा होता क्या है, इन सब यज्ञ को परफॉर्म करते वक्त बहुत सारी चीजों का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता था कि आपको जो गॉड्स हैं, डेटीज हैं, वो प्रसन्न होकर बहुत सारे चीजें आपको ऑफर करें। बेटा मैं आपसे बात करना चाहूंगा यहाँ पर एक यज्ञ के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में। आप सबने सुना जरूर है अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ बेटा एक ऐसा यज्ञ था जो राजा करवाया करते थे अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे मैं अगर एक राजा हूं, मैं एक छोटी सी टेरिटरी में रूल कर रहा हूं, तो होता क्या था कि आप अगर अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आपके पास में दो रास्ते हैं, या तो आप मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे जो कि वॉर को इंक्लूड करता है। तो इसके लिए एक तरीका बनाया गया, दैट इज ऑफ द हॉर्स। एक तरीका था जो कि बड़े इलेबोरेट रिचुअल्स के थ्रू किया जाता था। तो ब्राह्मण्स ने ही सजेस्ट किया था क्षत्रिय यानी राजा लोगों को कि आपको ऐसे परफॉर्म करना है। इसमें होता क्या था बेटा कि जैसे राजा हुआ करता था, उसकी एक जो सबसे बड़ी रानी हुआ करती थी, उनको ये इलेबोरेट रिचुअल उस तरह से स्टार्ट होता था जैसे कि आप एक कोई बहुत अच्छा सा घोड़ा जो कि व्हाइट होता था ना, ऐसा घोड़ा देते थे जो दिव्य या जिसमें दिव्य रूप दिखे या फिर देवताओं के रूप में हो। तो ऐसा एक व्हाइट हॉर्स जो कि बहुत रेयर होता था, जिसमें कोई भी दाग ना हो, ऐसे घोड़े को पहले ढूंढा करते थे। फिर जो राजा ये परफॉर्म करवाना चाहते थे, उनको इस हॉर्स को काफी पालना पड़ता था, मतलब उसको स्ट्रांग बनाना पड़ता था, मजबूत रखना पड़ता था। फिर करते क्या थे बेटे कि ये उस घोड़े को एक ऐसे पार्ट पहनाते थे जिसमें हर एक चीज लिखी होती थी कि ये जो घोड़ा है वो इस सम्राट का है, यहाँ रहते हैं, और जो भी इस घोड़े को पकड़ता है या उसको बंदी बनाता है, तो जो इस घोड़े के साथ पीछे आर्मी आ रही है, उस आर्मी के साथ आपको इसको फाइट करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत यहाँ से होती थी। सबसे बड़ी महारानी हुआ करती थी, वो उस घोड़े के गर्दन के पास में कट लगाया करते थे ताकि वो कंटिन्यूअसली ब्लीड करता रहेगा। ऐसे तो बेटा घोड़ा भागता रहेगा, आप कहाँ से लड़ाई करते रहोगे ना, घोड़ा तो हमेशा कभी रुकेगा नहीं, ऐसे कहीं चलेगा, कहीं खाएगा, कहीं घूमता रहेगा। तो ये ब्लीड करते थे ताकि उसके जब ब्लड वेन हो जाएगा तो वो रुक जाएगा। तो अब होता क्या था कि जब ये घोड़ा चलना स्टार्ट करता था, भागना स्टार्ट करता था, तो पीछे पूरी आर्मी मूव करती थी। रूल्स बेटा बड़े क्लियर थे कि ये घोड़ा जहां जहां टेरिटरीज में पहुंचेगा, उस टेरिटरी के जो लोकल किंगडम्स हैं, लोकल रूलर्स हैं, वो या तो इस राजा के सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके अधीन आ जाएंगे, या अगर वो उसको पकड़ते हैं, बंदी बनाते हैं, तो ये सिंबलाइज करता है कि अब आप वॉर के लिए रेडी हो रहे हो। और फिर बिल्कुल धर्म युद्ध की तरह की रुक के समय लेके वॉर होती थी उनके बीच में। अगर राजा एक्सेप्ट कर लेते थे सुप्रीमेसी को, तो वो उसको फिर आगे जाने देते थे, और ये अश्वमेध यज्ञ चलता रहता था। लेकिन जो राजा लोग पकड़ लेते थे तो युद्ध होते थे। अब युद्ध में कोई एक जीतेगा, जो जीतेगा तो उस पर ये जिम्मेदारी थी, मॉरल जिम्मेदारी थी, मॉरल ड्यूटी थी, ये भी ब्राह्मण से आया था कि अगर आप पकड़ते हो और जीत जाते हो तो उस अश्वमेध यज्ञ को कंटिन्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है, यानी कि वो घोड़ा आगे चलेगा। जब तक वो घोड़ा खत्म नहीं हो जाता था या वो घोड़ा सेक्रीफाइस नहीं होता था, तब तक ये अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता था। अब जैसे ही ये चीज बेटा होती थी, सबसे ज्यादा डरावनी चीज यही जो हमें मिलती है वैदिक एज की, कि जब ये हॉर्स को सेक्रीफाइस करते थे बेटा, इसके साथ साथ में बहुत सारे जानवर, घोड़े के साथ साथ में बकरियां, गाय, भैंस और जो बाकी जानवर हैं, इनकी भी बेटा आहुति देनी पड़ती थी, इनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता था। और जब हम उस घोड़े को मार दिया था काट के, और मानते थे कि अब ये इतना बड़ा जो रिचुअल है, छोटे आम आदमी की बात तो है नहीं बेटा। अगर आपको सुख, ऐश्वर्य और संपत्ति और शासन चाहिए तो उसके लिए आपको इतने बड़े बड़े रिचुअल्स करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो ये अश्वमेध यज्ञ है, ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द मेन रीजन बनता है बहुत बड़े स्केल पे सेक्रीफाइसेस का, एनिमल किलिंग का। और इस लेवल का एनिमल किलिंग था कि लोगों के अंदर फिर इसके प्रति बदलाव आता है, और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म जो आगे रिलीजन आएंगे, इन रिलीजन के लिए ग्राउंड तैयार करता है कि कैसे वो पीसफुल रहेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोबरेट सेक्रीफाइसेस हैं, यज्ञ होते थे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव होते थे। यहाँ लिखा हुआ एक्सपेंसिव सेरेमनीज थी जो कि नॉर्मल आदमी होल्ड नहीं कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर आप खुद से घर पे कर पा रहे हो। रिक्वायरिंग मल्टीपल स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट, यस, आपको पंडित पुरोहितों की जरूरत हुआ करती थी। राजस्व यज्ञ जो कि रॉयल कॉन्सेक्रेशन का है, अश्वमेध यज्ञ हॉर्स के सेक्रीफाइस का, वर परफॉर्म बाय किंग्स टू असर्ट सुप्रीम अथॉरिटी, ओनली ब्राह्मण्स कुड परफॉर्म दिस रिचुअल। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण्स के पास में था, क्योंकि जो वेदों में लिखा है उसको पढ़ना और राजा को समझाना
कि कैसे यज्ञ होगा, कैसे ये कर्म कांड रिचुअल कैसे होंगे, और तभी आपको है ना बाकी चीजें मिल पाएंगी। गिविंग देम एनॉर्मस सोशल एंड पॉलिटिकल पावर, और यहीं से कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स हैं उनकी सुप्रीमेसी आती है लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में जो होता है बेटा, जो ब्राह्मण्स हैं उनकी पावर बहुत राइज करती है। कुछ यहाँ पर उपनिषदिक टर्म्स आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, द लेटर उपनिषद मार्क्ड रेडियल शिफ्ट फ्रॉम द रिचुअलिज्म टू द फिलोसफी। यस बेटा, इंडिया की 6 क्लासिकल फिलोसफीज है, इसका हम एक अलग से लेक्चर जब करेंगे आर्ट एंड कल्चर का, तब पढ़ेंगे कि क्या क्या फिलोसफीज हैं और लोग किस चीज मानते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये सब चीजें क्या है। सो रिचुअल से फिलोसफी से तरफ आते हैं। कॉन्सेप्ट सच एज आत्मन, यस, जब इंसान बाद में सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसी चीजें चल रही हैं, तब वो बात करता है कि क्या जानवर, पेड़ पौधे और जो हर चीज है उसके अंदर हमारे ही लोग हैं, या आत्मा ही है, ये परमात्मा की चीज बनाई हुई है। तो आत्मन की बात करते हैं, जो कि इंडिविजुअल सोल, ब्रह्म की बात करते हैं। अभी डुअलिटी में हम पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि एक ही है। जैसे आपने आदि शंकराचार्य के बारे में भी सुना होगा, वो संत थे 8वीं शताब्दी के आसपास, उन्होंने कहीं ना कहीं जो बात करी है वो कि ड्यूअल नहीं, एक ही है, ब्रह्म का वास्य है, अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा। तो कर्म की बात करते हैं, मोक्ष की बात आएगी, ये फिलोसफीज पे डेवलप होगा, वर एक्सप्लोर्ड लाइन टू द फाउंडेशन ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। यस, तो जो फिलोसफीज है बेटा, ये भी लेटर उपनिषद में ही आई हैं। हालांकि इसकी वजह से एक नया रिलीजन यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकावाद, ये सब बेटा रिलीजन डेवलप होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस बढ़ जाती हैं, या फिर ऐसे ब्राह्मण्स रिचुअल्स बनाते हैं जो सिर्फ एलीट लोग कर सकते हैं, या फिर जो एक्सपेंसिव हैं, तो बाकी लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, इस चीज को चैलेंज करते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे जब भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे बेटा, दिस इज अराउंड 700 ऑनवर्ड्स जो हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट या सूफीज्म इस्लाम में, तब ये आती हैं चीजें, और कैसे भक्ति मूवमेंट में आने की वजह से जो कुछ लोग आते हैं, तो जो ये इम्प्योरिटीज हम कह सकते हैं लेटर वैदिक एज में आ चुकी थी सोसाइटी में, इसको सही कर पाएंगे, और फिर हम लोग वापस से जो भगवान है उससे कनेक्ट कर पाएंगे। वरना कुछ तो लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा हो गया था बेटा कि जब तक आप अगर भगवान से बात करना चाहते हो, जब तक ब्राह्मण नहीं चाह रहे हैं, तो वो आप व्हाट्सएप कॉल पे बात नहीं कर सकते। लेकिन हालांकि भक्ति मूवमेंट की वजह से ये चीजें आसानी से हो चुकी थी। ओके बेटा, लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी स्लाइड है, कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन में बेटा आप जस्ट अ वेट, इस कंक्लूजन में ओके बेटा, सो ये आपके बहुत अच्छी स्लाइड है, एक ये कंक्लूजन पार्ट है जहां पर आप समरी देख सकते हैं। यहाँ पर फीचर लिखे हुए हैं, अर्ली वैदिक एज में किस तरीके से वो चीजें थी और लेटर वैदिक एज में क्या था। ये आपके लिए कंपाइल है, एग्जाम के लिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आपके स्कूल या कंपटीशन लेवल पे जो एग्जाम्स आते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले रीजन की बात करते हैं, तो बेसिकली कंपाइलेशन है ये कि क्या था रीजन। तो आप देख सकते हैं कि अर्ली वैदिक एज में लोग सप्त सिंध रीजन में आते थे, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, लेकिन बाद में आयरन के आने से गैंगेटिक प्लेन्स को खाली करा गया और वहां पर फिर ये जनपद और महाजनपद, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो बने। तो गैंगेटिक वैली में आके रहना स्टार्ट करते हैं यूपी बिहार में। इस वक्त मेन मेटल कॉपर और ब्रॉन्ज एज थी, इसे हम चाकोलिथिक एज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आयरन का इन्वेंशन हो चुका था, कृष्ण आयास और इस तरह के टूल्स वगैरह आ चुके थे, जिसे हम देखते हैं यहाँ पर। पॉलिटिकल यूनिट बेटा, यहाँ पर जन ट्राइबल क्लैंस थे, यहाँ पर जनपद बन चुके थे, यही बाद में एक्सपेंड करके महाजनपद में कन्वर्ट होंगे, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। किंग की पावर बेटा यहाँ पर लिमिटेड थी, सभा समिति उसको चेक कर सकते थे, इनफैक्ट चेंज कर सकते थे, हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर ये पावर एब्सोल्यूट हो जाएगी और डिवाइन सैंक्शन क्लेम करेंगे राजा। मैंने बताया था किस तरीके से कि राजा जो थे वो ये दिखाते थे कि मैं गॉड का ही एक रूप हूं और आप मुझे अपनी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। सोशल सिस्टम बेटा यहाँ पर फ्लेक्सिबल था, लोग वर्ण में अपने कर्म के हिसाब से बटे हुए थे और वो मोबिलिटी थी, सोशल मोबिलिटी। लेकिन लेटर वैदिक एज में ये रिजिड हो जाएगा, बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम आ जाएगा, ना कि कोई क्लासेस रह जाएंगी। वुमेन का स्टेटस बेटा बहुत अच्छा था, इक्वल राइट्स थे, हाई सोशल स्टेटस था, वो हाइम्स लिखने के लिए भी थे, साथ में सभा समिति में बैठने की इजाजत भी थी। लेकिन डिक्लाइन होता है यहाँ पर और रिस्ट्रिक्शन आती है बहुत सारी, और सभा समिति से भी उनको हटा दिया जाता है, कोई बड़े बड़े रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे, वो वुमेन्स के कंडीशन में डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमी बेटा यहाँ पर पेस्टोरल थी, कैटल एज अ वेल्थ ट्रीट किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट बन चुके थे और लैंड अब वेल्थ की तरह ट्रीट की जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं जो चीफ डेटी थे बेटा वो इंद्र थे, वायु, वरुण और सन यानी सूर्यदेव, वो सब जो नेचुरल फोर्सेस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र थे। बट यहाँ पर जो ब्रह्मा है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम पोजीशन लेंगे। एंड लास्ट जो टेक्स्ट है वो सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था, यहाँ पर बाकी 3 वेद और उपनिषद लिखे गए, अर्नक्स लिखे गए, ये सब जो हुए लेटर वेद में हुए। तो दैट वाज
द होल लेक्चर फ्रॉम माई एंड। अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक अगले लेक्चर में, जहां पर हम बेटा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये महाजनपद में कन्वर्ट होते हैं, और 16 महाजनपदों की जो कहानी है वो आपको जरूर सुननी चाहिए और लेक्चर देखना चाहिए। तो आप नेक्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। महाजनपद में बेटा हम बात करेंगे मगध जैसे बड़े साम्राज्य की, वहां पर कैसे और कहीं ना कहीं जो भारत का सबसे पहला एम्पायर साम्राज्य बनता है ना, हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की, जो कि मगध से स्टार्ट होता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।